नमस्कार दोस्तों। सभी को राम राम, सभी को राधे राधे। आज अपने मॉडल पेपर 11 करने जा रहे हैं। कौन सा मॉडल पेपर है? मॉडल पेपर 11। मॉडल पेपर है 11 है वो अपना 10 इससे पहले मॉडल टेस्ट पेपर अपन कर चुके हैं। साथियों, कई बार छोटी मोटी गलती हो जाती है, जैसे हिंदी में कोई मुहावरा लोकाक्ति उठा लिया गया गलती से, तथ्य ही बोलोगे, या कोई बताने में छोटी मोटी 75 क्वेश्चन में एक आधे क्वेश्चन में गलती हो जाती है, बोलने में सही बोल रहे हैं और टिक करने में थोड़ी बहुत छोटी मोटी तथ्य की भूल हो जाती है। तो वो तो स्वाभाविक है, मानव स्वभाव है। अगर कोई भी एक भी गलती नहीं करता तो वो तो फिर देवों में गिना जाता है, उनको देवताओं में गिना जाता है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत अवगत करवा दें, लेकिन थोड़ा कमेंट है वो थोड़ा सा अच्छे से लिखें। तो हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आप भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, दूसरे साथियों को भी फायदा मिले। बी पॉजिटिव रहते हुए अपन को तैयारी करनी है। जितना दूसरों के लिए अच्छा सोचेंगे उतना अपना खुद का अच्छा होगा। इसलिए बी पॉजिटिव रहते हुए आगे बढ़ें। हम इसी रणनीति के तहत आगे बढ़ रहे हैं, तो आपको भी इसी के तहत आगे बढ़ना चाहिए। चलो शुरुआत करते हैं। मॉडल पेपर 11, पहले 5 पॉलिटिकल के क्वेश्चन है। जो आरपीसी का पैटर्न है उसी हिसाब से हमने सारे क्वेश्चन तैयार किए। फिर 10 क्वेश्चन करंट जीके के हैं, फिर राजस्थान इतिहास के हैं। इस हिसाब से वीडियो नंबर 2 जो मॉडल टेस्ट पेपर करवाया था उसमें पूरी डिटेल मैंने बता दी थी, 75 क्वेश्चन कैसे कैसे हमने उठाए हैं। और साथियों, सोलर पेपर की जो हमारी बुक आई थी वो भी सारे क्वेश्चन हल करवाए जा रहे हैं। 15 तारीख से पहले पहले आपको सारे हल करवा दिए जाएंगे। और साथ में मॉडल टेस्ट पेपर 15 थे वो भी सारे यूट्यूब पर हल करवाए जा रहे हैं। आज तक किसी ने सोलर पेपर और मॉडल टेस्ट पेपर की बुक निकालकर किसी ने भी यूट्यूब पर हल नहीं करवाया। कोई चीज फ्री में हल नहीं करवाई है। तो चलो शुरुआत करते हैं। भारतीय संविधान में फ्रांस के संविधान से ग्रहण किया गया है। तो ये अपने टॉपिक है संविधान की विशेषताएं। उनमें विशेषताओं के साथ में स्त्रोत भी है, भी कहां से क्या लिया गया, ये विशेषताओं में इंक्लूड है टॉपिक। तो क्या लिया गया है? स्वतंत्रता, समानता, बंधुता का जो सिद्धांत है ये कहां पे है? प्रस्तावना में। ये जो प्रस्तावना है उसमें अपन देखते हैं ये कहां से उठाया गया है। ये प्रस्तावना में ये चीजें हैं, और प्रस्तावना में ये फ्रांस से उठाई गई है। इसके अलावा फ्रांस से क्या उठाया गया है? गणराज्य व्यवस्था, गणतांत्रिक कह दो। गणतांत्रिक व्यवस्था भी फ्रांस से उठाई गई है। गणतांत्रिक व्यवस्था भी फ्रांस से उठाई गई है। ठीक है, एक बार ये सारी चीजें देख ले कहां से क्या उठाया गया है। ठीक है, और क्या उठाया गया है? तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति है। तदर्थ एडोक। ठीक है, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति है, ये केवल सुप्रीम कोर्ट में होती है। ठीक है ना, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति केवल सुप्रीम कोर्ट में होती है। तो ये अनुच्छेद 127 के तहत पिछले मॉडल टेस्ट पेपर में हमने पूछ किया था ये कि इनकी नियुक्ति कौन करता है। तो इनकी नियुक्ति क्यों की जाती है? इनकी नियुक्ति की जाती है कोरम पूर्ति के लिए। गणपूर्ति कह दो या कोरम पूर्ति कह दो, कोरम कम हो, ठीक है ना, उसके लिए की जाती है। कौन करता है? सीजीआई करता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजीआई करता है, लेकिन राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से, पूर्व अनुमति से ये करता है। तो ये तदर्थ न्यायाधीशों वाला गणतांत्रिक व्यवस्था, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का सिद्धांत जो प्रस्तावना में है, ये कहां से उठाए गए हैं? फ्रांस से उठाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। ज्यादा अपन डिटेल में नहीं जाएंगे, ज्यादा डिटेल में जाएंगे तो अभी अपना जो काम है वो रिवाइज का है। ठीक है, आपने सब कुछ पढ़ रखा है। निम्न में से किस अनुच्छेद में, एक और बात ध्यान में रखनी दोस्तों, जैसे हम हल करवाएं उससे पहले हम बताएं उत्तर, उससे पहले आपको भी दिमाग में हल करके देखना है। फास्ट तरीके से ये सोचना है कि इसका उत्तर क्या हो सकता है, तो आपको डबल बेनिफिट होगा। ठीक है, ये मत सोचा करो कि गुरुजी बताएंगे उसके हिसाब से ही देख लेंगे। पहले आप देख के देखा करो, फिर हम बताएंगे, उत्तर बताएंगे और उसका थोड़ा डिटेल बताएंगे ना, तो आपकी समझ में आ जाएगा हाँ मैंने गलती कहाँ की है। तो ये जरूर साथ में आपको अभ्यास करना है। निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश का पुनरावलोकन? अपने द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट को। किसको? सुप्रीम कोर्ट को। अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश का पुनरावलोकन करने। कई बार अपन देखते हैं पहले हाईकोर्ट में जाते हैं, हाईकोर्ट में जाने के बाद फिर डबल पीठ में जाते हैं, फैसला अपने विपक्ष में आ जाता है, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी फैसला विपक्ष में आने पर अपन दोबारा अर्जी लगाते हैं कि इसका पुनरावलोकन किया जाए या उसकी एक बार दोबारा समीक्षा की जाए। तो तब
खुद का पुनरावलोकन आदेश का पुनरावलोकन करता है वो अनुच्छेद 137 के तहत करता है। एक शब्द है न्यायिक पुनरावलोकन, दोनों में अंतर है। एक है खुद के आदेश का पुनरावलोकन, वो अनुच्छेद 137 में है। एक है न्यायिक पुनरावलोकन जो भारत और अमेरिका में चलता है। ठीक है, पुनरावलोकन या कहते हैं न्यायिक समीक्षा, इसे न्यायिक समीक्षा भी कह सकते हैं, न्यायिक समीक्षा। अब ये एक ही शब्द है, न्यायिक पुनरावलोकन शब्द है, अमेरिका में चलता है, यूएसए में चलता है, वह भारत में चलता है, दो देशों में चलता है। ठीक है, और दोनों में विशेष बात इसकी है कि दोनों के संविधान में ये कहीं नहीं लिखा हुआ है, न तो यूएसए के संविधान में लिखा हुआ है और न भारत के संविधान में लिखा है। तो फिर ये दिखाई देता है 13(2) में, अनुच्छेद 13(2) मूल अधिकार है ना, तो अनुच्छेद 13(2) में, अनुच्छेद 13(2) में ये दिखाई देता है। इसमें क्या लिखा हुआ है कि कार्यपालिका ऐसा कोई आदेश और विधायिका का द्वारा बनाया गया ऐसा कोई कानून जो व्यक्ति के, जो नागरिक के या जो व्यक्ति के मूल अधिकार हो, क्योंकि व्यक्ति पर भी लागू होते हैं और नागरिक पर, कुछ अधिकार हैं जो केवल नागरिकों पर लागू होते हैं, तो व्यक्ति या नागरिकों के मूल अधिकारों का उल्लंघन करते हैं, चाहे वो कार्यपालिका आदेश हो, चाहे वो विधायिका का कोई कानून हो, तो न्यायपालिका उसको अवैध घोषित कर देगी। ठीक है ना, तो ये 13(2) में दिया हुआ है। यहाँ न्यायिक पुनरावलोकन या न्यायिक समीक्षा दिखाई देता है, और अपने आदेश का पुनरावलोकन करना वो अनुच्छेद 137 में दिया गया है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? राष्ट्रपति अभिभाषण देता है जैसे ही नई लोकसभा का गठन हो जाता है, तो नए गठन होते ही, या फिर हर वर्ष के प्रारंभ में, जब बजट पहला सत्र होता है, बजट सत्र पहला जो सत्र शुरू होता है उससे पहले राष्ट्रपति अभिभाषण देता है। तो अभिभाषण कौन तैयार करता है? राष्ट्रपति के लिए अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है। कौन तैयार करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है। मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद, ये मंत्रिमंडल शब्द है अनुच्छेद 352 में एक ही जगह यूज हुआ है, 44वें संविधान संशोधन के बाद। ठीक है ना, सशस्त्र विद्रोह शब्द यूज किया गया, और मंत्रिमंडल की लिखित सलाह के आधार पर 352 के तहत आपातकाल लगेगा। तो 352 में एक जगह मंत्रिमंडल शब्द यूज हुआ है, और अनुच्छेद 74-75 में सब जगह क्या लिखा हुआ है? मंत्रिपरिषद शब्द है। क्या है? मंत्रिपरिषद शब्द है। ठीक है, ये सारे मंत्री भाग नहीं ले सकते, कोई विशेष फैसला लेना हो तो इसका एक छोटा भाग है वो मंत्रिमंडल है, कुछ ही लोगों को शामिल किया जाता है। ठीक, तो वो मंत्रिमंडल है। मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री केवल शामिल होते हैं। ठीक है, मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री ही शामिल होते हैं। भारत के संविधान के अनुसार केंद्र की कार्यपालिका शक्ति निम्नलिखित में निहित है। गौर से पढ़ना पड़ेगा। केंद्र की कार्यपालिका शक्ति निहित है। अब इसने ये तो पूछ लिया केंद्र की कार्यपालिका शक्ति, इसने लिखा क्या है? इसने लिखा है संविधान के अनुसार। तो संविधान के अनुसार केवल और केवल राष्ट्रपति में है। जो संवैधानिक प्रमुख है वो कौन है? हेड ऑफ स्टेट कौन है? संवैधानिक प्रमुख है, कानूनी पूर्व प्रमुख है, नाम मात्र का प्रमुख है। ये तो संसदीय व्यवस्था होने का नाम मात्र का है, तो ये तो राष्ट्रपति है, तो अपना केवल एक हो जाएगा। ठीक है, वास्तविक प्रमुख ये होता है। ठीक है ना, क्यों? संसदीय व्यवस्था है, सरकार का प्रमुख ये होता है। ठीक है ना, हेड ऑफ स्टेट अलग होता है संसदीय व्यवस्था में, दो कार्यपालिका होती है, और हेड ऑफ गवर्नमेंट अलग होता है। ठीक है, लेकिन इसने पूछा संविधान के अनुसार केंद्र की कार्यपालिका शक्ति है और राष्ट्रपति में निहित है, सारे काम है, अनुच्छेद 54 में लिख रखा है। तो सारे काम है इसके नाम से होंगे अनुच्छेद 53 में। अनुच्छेद 53 में कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होगी? अनुच्छेद 53 में। संघ की कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होगी, अनुच्छेद 53। ठीक है, तो संविधान के अनुसार ये आपको घुमा फिरा के शब्दावली में हो जाएगा। पॉलिटिकल में अपने को शब्दावली पर विशेष ध्यान देना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और पॉलिटिकल का अंतिम क्वेश्चन, भारत में नीचे दिए गए न्यायालयों में से किसने अभिलेख न्यायालय माना जाता है? पहले तो ये बताओ अभिलेख न्यायालय किसे कहते हैं? अभिलेख न्यायालय का मतलब है कि इसकी अवमानना पर यह दंड दे सकता है। अवमानना पर ये, इनकी अवमानना पर यह दंड दे सकता है, इनके नियमों का पालन नहीं किया जाए। ठीक है, इनके जो भी आदेश वगैरह आते हैं। एक बात तो ये हो गई। दूसरी हो गई जो अभिलेख है
वो साक्ष्य के रूप में रखे जाते हैं। इनके अभिलेख हैं जो भी अधीनस्थ न्यायालय, इनके अभिलेख हैं जो भी अधीनस्थ न्यायालय है, उनको एक तो कानूनी आधार प्रदान करते हैं, कोई चैलेंज नहीं कर सकता, कानूनी आधार, या साक्ष्य के रूप में मान्य होते हैं। अधीनस्थ न्यायालयों में साक्ष्य के रूप में मान्य होते हैं, रूप में मान्य होते हैं। तो ये है अभिलेख का मतलब। अभिलेख का मतलब एक तो ये अपनी अवमानना पर दंडित करने का इसके पास अधिकार है, ठीक है, और दूसरा ये अभिलेख के रूप में रखे जाते हैं, चाहे वो कानूनी आधार के रूप में काम में लिया जाए अधीनस्थ न्यायालयों में, या कहीं भी साक्ष्य के रूप में उसे कोई चैलेंज नहीं कर सकता, ठीक है। तो अभिलेख न्यायालय माना जाता है तो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों को माना जाता है। उच्च न्यायालय को माना जाता है अनुच्छेद 215 के तहत, ये अपने अधीनस्थ न्यायालयों पर लागू होते हैं, अनुच्छेद 215। और उच्चतम न्यायालय को, एससी को, सुप्रीम कोर्ट को अनुच्छेद 129, ये पूरे भारत क्षेत्र में इसके लागू होता है, ठीक है, अनुच्छेद 129 में, और ये अनुच्छेद 215 में उच्च न्यायालय, ठीक है। अभिलेख का मतलब समझ गए। अब पहला क्वेश्चन कर्ण जीके का, और वैसे 6 नंबर क्वेश्चन। 18वें जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2025 में 10वां महाकवि कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, किसे प्रदान किया गया है? तो ये पुरस्कार प्रदान किया गया है 18वें जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल हुआ 2025 में, उसमें 10वां महाकवि कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार किसे प्रदान किया है? बद्रीनारायण जी को प्रदान किया गया है। बद्रीनारायण जी का एक कविताओं का संग्रह है, किसके लिए प्रदान किया बद्रीनारायण जी को? इसका कविताओं का संग्रह है, दुख पुराण, कविताओं का संग्रह दुख पुराण के लिए, यह भी पूछा जा सकता है, ठीक है, दुख पुराण इसके लिए प्रदान किया गया है। इसका कविताओं का बद्रीनारायण जी का एक संग्रह है दुख पुराण, उसके लिए 18वें जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2025 में 10वां महाकवि कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार है वो बद्रीनारायण जी को प्रदान किया गया है। राज्य सरकार ने किन जिलों में महिला पुलिस बटालियन के लिए 2216 पदों को मंजूरी प्रदान की है? किन जिलों में? कौन सी? महिला पुलिस बटालियन। पहली एक महिला पुलिस बटालियन थी हाडी रानी, ठीक है ना, पहली एक थी हाडी रानी। इसी तर्ज पर 3 बटालियन और बनाई गई है, और तीनों नाम महिलाओं के नाम पर रखा गया है। तो कहां पे बनाई गई है? एक सीकर में बनाई गई है, एक अलवर में बनाई गई है, एक बाड़मेर में बनाई गई है। सीकर में बनाई गई है, उसका क्या नाम है? सीकर में जो महिला बटालियन बनाई गई है उसका नाम है पद्मिनी, पद्मिनी महिला बटालियन। अलवर में बनाई गई है उसका नाम है कालीबाई, कालीबाई महिला बटालियन, जो गुरु के लिए अपनी, सेगाबाई के लिए अपनी जान दे दी थी, ठीक है। ये पद्मिनी रतन सिंह की रानी। और तीसरी बनाई गई है वो बाड़मेर में, वक्स प्रेमी अमृता देवी, ठीक है, बाड़मेर में अमृता देवी। खिजड़ी आप सबको याद है, अमृता देवी 363 लोगों ने जान दे दी थी पेड़ों के लिपट कर, ठीक है। तो एक सीकर में पद्मिनी नाम से, दूसरी अलवर में कालीबाई नाम से, और तीसरी बाड़मेर में अमृता देवी के नाम से। सीकर, अलवर और बाड़मेर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की पहली सोलर लिफ्ट सिंचाई परियोजना किस नदी पर शुरू की गई है? तो वो मेज नदी पर शुरू की गई है। कहां पर शुरू की गई है? बूंदी जिले के गेंडोला क्षेत्र है, बूंदी जिले में ये शुरू की गई है, बूंदी जिले में। और 167 किलोवाट की, 167 किलोवाट की 2 सोलर प्लांट लगाए गए हैं, 2 सोलर प्लांट लगाए गए हैं, ठीक है। कहां पर शुरू की गई है सोलर प्लांट लिफ्ट सिंचाई परियोजना? राजस्थान की पहली है ये, ठीक है, राजस्थान की पहली ही सोलर लिफ्ट सिंचाई परियोजना मेज नदी पर शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, के बिरला फाउंडेशन का 34वां व्यास सम्मान 2024 है, ठीक है, 2024 34वां व्यास सम्मान किसे प्रदान किया गया है? तो वो सूर्यबाला को प्रदान किया गया है। किसको प्रदान किया गया है? सूर्यबाला को प्रदान किया गया है। किसके लिए प्रदान किया गया है?
कौन देश को वासी वेणु की डायरी? कौन देश को वासी वेणु की डायरी? कौन देश को कौन देश को वासी, ठीक, कौन देश को वासी, देश को वासी वेणु की डायरी, डायरी है ये, ठीक है। उपन्यास है इसका, ये वेणुवाला का उपन्यास है, इसके लिए दी गई है, तो ये उपन्यास भी याद रखना है, ठीक है। के बिरला फाउंडेशन हर वर्ष अपना पुरस्कार देता है, उनमें अलग अलग उन्होंने कैटेगरी डिसाइड कर रखी है। उनमें एक 34वां जो व्यास सम्मान है, जो 34वां है 2024 में दिया गया है, वो सूर्यबाला को दिया गया है। किसके लिए दिया गया है? उपन्यास के लिए दिया गया है। उपन्यास का क्या नाम है? कौन देश को वासी वेणु की डायरी। कौन देश को वासी वेणु की डायरी के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के तहत राजस्थान में कितने हेक्टेयर भूमि को शामिल किया गया है? कितना? 1,48,500 हेक्टेयर भूमि को शामिल किया गया है इसमें। राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन चलाया जा रहा है, उसके तहत राजस्थान की भूमि है वो कितनी? 1,48,500 हेक्टेयर क्षेत्रफल को इसमें शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा हमीरपुर फ्लाइंग स्कूल खोलने की मंजूरी प्रदान की गई है, ये किस जिले में? एक फ्लाइंग स्कूल खोला जाएगा, मुख्यमंत्री ने घोषणा की है। कहां पर? हमीरपुर में खोला जाएगा। क्या खोला जाएगा? फ्लाइंग स्कूल खोला जाएगा। ये किस जिले में? ये हमीरपुर है, वो किस जिले में है? तो ये भीलवाड़ा जिले में, राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में है, जिसे वस्त्र नगरी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 17 से 19 जनवरी 2025 को भारत सोलर एक्सपो का आयोजन कहां किया गया? तो ये सीतापुरा जयपुर है, जो महिंद्रा के लिए जाने जाते हैं, सीतापुरा जयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का दूसरा सबसे बड़ा टेलीस्कोप बर्मा, ये नाम भी पूछा जा सकता है, बर्मा प्रदेश की किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा? ये भी पूछा जा सकता है। माउंट आबू सिरोही में स्थापित किया जाएगा। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि माउंट आबू सिरोही में जो देश का दूसरा सबसे बड़ा टेलीस्कोप स्थापित किया जा रहा है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है बर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट, निवेश समिट में ऊर्जा क्षेत्र में कुल कितना निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुआ है? तो कितना हुआ है? 26,07,804.45 करोड़। 26,07,804.45 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है। राजस्थान सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नव प्रसारक नीति कब लागू की गई है? तो ये 5 जनवरी 2025 को लागू की गई है। ये 2024-25 के बजट में घोषणा की गई थी। बजट एक साल आगे चलता है, क्योंकि आगे संभावित क्या क्या अपन को कहां कहां किस क्षेत्र में खर्च करना होता है। 2024-25 का जो बजट था उसमें घोषणा की गई थी कि जो ये सोशल मीडिया है उसको हम जन कल्याणकारी जो योजना है उनको प्रचार प्रसार करने में, इसके लिए एक नीति लेके आएंगे, नव प्रसारक नीति। और वो लेके आए, और कब से लागू हुई है? ये 5 जनवरी 2025 से लागू हुई है। इसके लिए अलग अलग है, कितने फॉलोअर होने जरूरी है, वो सारा इस नीति में दे रखा है, ठीक है। तो उसका सदुपयोग किया जाएगा सोशल मीडिया का जन कल्याणकारी योजनाओं को प्रचार प्रसार करने में। जनता तक उसकी आवाज है, हर चीज की जानकारी है, जो भी योजना आए तो वो जनता तक उसको पहुंचाया जाए। चलो इसके बाद आपको इतिहास कराएंगे रोहित सर। बाद में शाम में। चलिए भी, आहड़ को किस संस्कृति का प्रमुख केंद्र माना जाता है? तांबे के मर्द भांड, चांदी के मर्द भांड, लाल काले मर्द भांड, या फिर काले के मर्द भांड? प्रश्न पूछा गया है। आहड़ सभ्यता जो है आपकी कहां पर है? अभी उदयपुर में स्थित है। कहाँ है? उदयपुर, आयड़ या फिर बेड़च नदी के किनारे, ठीक है।
इसका जो सबसे पहले खोज है वो किसने की थी? अक्षय कीर्ति व्यास ने 1853 के अंदर। हालांकि यहाँ पर उत्खनन का जो कार्य है वो अधिकांशतः आपके रतन चंद्र अग्रवाल और एच डी सांकलिया ने किया है। इसको अपने आहड़ सभ्यता भी बोलते हैं, बनास सभ्यता भी बोलते हैं, आघाटपुर भी बोलते हैं। इसका जो स्थानीय नाम है वो धूलकोट भी है। ठीक है, ये सभी इसके उपनाम हैं। अब अपनी बात करें यहाँ पर किससे प्रमुख केंद्र माना गया है, प्रश्न हमसे ये पूछा गया है यहाँ पर क्या अवशेष मिले हैं। ठीक है, बहुत सारे अवशेष देखने को मिलते हैं, तांबे के मर्दभांड, चांदी के मर्दभांड, या फिर लाल काले। ये लाल काले मिट्टी से बने, मर्दभांड का मतलब होता है मिट्टी से बने। ठीक है, तो लाल काले मर्दभांड बने हैं। एक आपकी कालीबंगा सभ्यता है और आहड़ सभ्यता है, यहाँ पर लाल काले मर्दभांड देखने को मिलते हैं। जो आपकी गणेश्वर सभ्यता पढ़ते हैं वहां पर काले और नीले रंग के गैरिक मर्दभांड देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके लाल काले मर्दबाण देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अन्य भी बहुत सारे साक्ष्य है, जैसे माप तोल के उपकरण यहाँ पर मिले हैं। घरों के अंदर आपका दो दो चूल्हे मिले हैं, यानी सुख परिवार के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। तो सी नंबर हो जाएगा। अगला देखिए, महाराणा प्रताप ने राजा के रूप में राजगद्दी कब संभाली? महाराणा प्रताप ने राजा के रूप में राजगद्दी कब संभाली? निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुने। 28 फरवरी 1575, 28 फरवरी 1572, ये लो 73, 28 फरवरी 1573। देखिए ये तो आप जानते होंगे, बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। महाराणा प्रताप ने जो राजगद्दी है 28 फरवरी 1572 के अंदर संभाली थी। होली के दिन, कौन सा दिन था ये? होली का दिन था। और इनका जो पहली बार राज्याभिषेक होता है वो गोगुंदा के अंदर होता है। महाराणा प्रताप का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था, क्योंकि जो इनके पिता थे उदय सिंह जी, इन्होंने अपनी पत्नी धीर कुंवर के कहने पर क्या है जगमाल को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। लेकिन इनकी होली के दिन मृत्यु हो जाती है और वहीं पर गोगुंदा के अंदर क्या है, ये जो मेवाड़ के सामंत थे उन्होंने जगमाल को अपना उत्तराधिकारी नहीं माना। उन्होंने बोला जो अगला प्रताप है, अगला शासक बनेगा वो महाराणा प्रताप बनने चाहिए। इसलिए क्या है, गोगुंदा के अंदर ही महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक किया जाता है। बाद के अंदर विधिवत रूप से इनका राज्याभिषेक होता है कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर, जहां पर आपके मारवाड़ के रावचंद्र सेन भी क्या है मौजूद होते हैं। इनको जो तलवार बांधी थी वो रावत कृष्ण चुड़ावत ने बांधी थी। ठीक है, उन्होंने इन्हें राजमहलों की क्रांति की संज्ञा दी। बाकी यहाँ पर ग्वालियर के राम सिंह तंवर भी मौजूद थे। तो ये आपसे डेट पूछी गई है, कब है? 28 फरवरी 1572। 2 बार हुआ इनका राज्याभिषेक, पहली बार हुआ गोगुंदा के अंदर, दूसरा कुंभलगढ़ के अंदर। और जब कुंभलगढ़ के अंदर हुआ तब यहाँ पर क्या है, मारवाड़ से आपके रावचंद्र सेन भी आए थे। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। रावचंद्र सेन भी क्या है इनके राज्याभिषेक में मौजूद थे। बी नंबर। अगला देखिए, मिलान करना अपने को, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। राजपूताना मध्य भारत सभा 1918 की है। ठीक है, कब की है? 1918 की है। फिर है राजस्थान सेवा संघ 1919, वर्धा महाराष्ट्र में, विजय सिंह पथिक, बिल्कुल आसान है। मारवाड़ सेवा संघ 1920 का है, दुर्गा शंकर को अध्यक्ष बनाया गया था। जोधपुर के अंदर इसका गठन हुआ, जैन नारायण आपके व्यास है उन्होंने गठन किया, दुर्गा शंकर को इसका अध्यक्ष बनाया गया। फिर है आचार सुधारणी सभा 1910, तो मिला लीजिए। राजपूताना मध्य भारत सभा 1918 ए के अंदर आएगा 4 नंबर, ए में 4, बी में 3, सी में 2। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ये तो आप जानती हो, राजस्थान सेवा संघ, वर्धा महाराष्ट्र, राजपूताना मध्य भारत सभा दिल्ली के चांदनी चौक 1918 के अंदर इसका गठन हुआ। इसका जो मुख्य कार्यालय था वो कहां पर था आपका? कानपुर के अंदर। ठीक है, अगला है अभिकथन। आर्य समाज के संस्थापक एवं प्रवर्तक स्वामी दयानंद सरस्वती ने राजस्थान की रियासती का भ्रमण कर समाज सुधार की प्रेरणा दी। ठीक है, अभी ये कथन तो बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अगला देखिए, वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभाएं के सुधार क्षेत्र की संकीर्णता ने भी इसे क्या है सफल नहीं होने दिया। वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा है, इसका गठन कब होता है? 1888 निवासी के अंदर। ठीक है, कहां पर? अजमेर के अंदर। ये वाल्टर उस समय क्या है अपने यहाँ पर एजीजी थे, एजेंट टू गवर्नर जनरल। ठीक है, यहाँ पर जितनी भी रियासतें थी, यहाँ पर जो भी शासक वर्ग थे, इनके अंदर जो कुप्रथाएं चल रही थी तो उनके अंदर सुधार के लिए इन्होंने इसका गठन किया था। अब ये दोनों कथन यहाँ पर ठीक दिए गए हैं। अब क्या पूछा इनसे?
अच्छा, ये कथन अभिकथन है, ये कारण है, ठीक है। ए और आर दोनों व्यक्तिगत रूप से सत्य है, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सत्य है लेकिन आर गलत, कथन तो दोनों ही सत्य है भी, तो ये तो गलत है। सत्य है लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं, भी स्पष्टीकरण ये गलत है, ये भी गलत है, 1 नंबर ही होगा। कथन क्या है, दोनों ही सही है, क्योंकि इन्होंने भी क्या है समाज सुधार की प्रेरणा दी, इन्होंने भी क्या है समाज सुधार का काम किया, लेकिन दोनों का करने का तरीका क्या है, थोड़ा अलग अलग था, क्योंकि ये अंग्रेज थे, इनका दृष्टिकोण जो पाश्चात्य दृष्टिकोण था, ठीक है। जबकि आपके स्वामी दयानंद सरस्वती है, ये हरिजनों का उद्धार कर रहे थे, हिंदी का प्रचार प्रसार कर रहे थे, खादी को प्रोत्साहन दे रहे थे, वैदिक शिक्षा का ये क्या कर रहे थे, प्रचार कर रहे थे। जबकि अंग्रेज क्या थे, इनका जो दृष्टिकोण था पाश्चात्य दृष्टिकोण था। तो ए नंबर होगा इसका। कथन दोनों ही क्या है, व्यक्तिगत रूप से सही है, लेकिन आर ए का स्पष्टीकरण जो है वो सही नहीं है, ठीक है। अगला देखिए, गोविंद गिरी के नेतृत्व में भील गतिविधियों का केंद्र बेड़सा गांव किस राज्य में है। गोविंद गिरी जिन्होंने क्या है आपका भक्त पंथ चलाया और संत सभा की स्थापना की। तो ये जो आपका इनसे गांव पूछा गया है, इनका जन्म बंजारा परिवार में हुआ है। ये बेड़सा कहाँ पड़ता है, आपके डूंगरपुर में पड़ता है। गोविंद गिरी को किस लिए याद किया जाता है, इन्होंने क्या है आपकी संत सभा की स्थापना की थी। कहां पर, सिरोही के अंदर। कब, 1883 के अंदर। इसका जो फर्स्ट अधिवेशन हुआ कब हुआ, 1903, और सेकंड 1913, जिसके अंदर क्या है अंग्रेजों द्वारा गोलियां चलाई गई। तो इनका गांव पूछा गया है, बी नंबर ऑप्शन। बिल्लों के उत्थान के लिए इन्होंने कार्य किया था। अगला है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुने। एक तरफ है राजस्थान के क्षेत्र और लोक नृत्य, कौन से क्षेत्र के अंदर कौन सा लोक नृत्य होता है, ये पूछा गया है। देखिए भी, मारवाड़, फिर है शेखावाटी, जालोर, अलवर, भरतपुर। ढोल नृत्य, बम नृत्य, डांडिया और गिद्दड़। देखिए, गिद्दड़ नृत्य जो है आपके शेखावाटी क्षेत्र का है। कहाँ का है, शेखावाटी क्षेत्र का है, ठीक है। डांडिया आपके मारवाड़ का है। ढोल नृत्य जालोर क्षेत्र का है। इसको प्रसिद्ध करने का काम जैन नारायण व्यास ने किया था, ठीक है। इसकी थांकना शैली काफी बार पूछी जाती है, जब 4-5 ढोल क्या है इकट्ठे रूप में बजाए जाते हैं। फिर है बम नृत्य, कहाँ का प्रसिद्ध, आपका अलवर भरतपुर का है। सेकंड किस में आ जाएगा, डी के अंदर आएगा सेकंड। तो 3 4 1 2, 3 4 1 2, डी नंबर ऑप्शन। कौन से क्षेत्र के अंदर कौन से नृत्य प्रसिद्ध हैं, ये आपसे पूछा गया है, तो याद रख लेना। आपका ढोल बहुत बार पूछा गया है, जालोर, बम नृत्य अलवर भरतपुर, शेखावाटी का आपका गिद्दड़ हो गया, और मारवाड़ का डांडिया। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा युगल नृत्य है। क्या है आपका, युगल नृत्य है। युगल नृत्य का मतलब जिसके अंदर पुरुष और स्त्री मिलकर दोनों नृत्य करते हैं, ऐसा कौन सा है। चरी है, संकरिया है, गिद्दड़ है, या फिर मांदड़ है। गिद्दड़ तो अपनों ने अभी पढ़ा है, ये तो आपके शेखावाटी क्षेत्र का है, क्षेत्रीय नृत्य है। चरी नृत्य आपके गुर्जरों का है, ठीक है। मांदड़ आपके ग्रासिया जनजाति का है, और संक्रिय नृत्य आपके कालबेलिया जनजाति का है। ऐसे भी पूछा जा सकता है, याद रख लेना। और ये जो आपका संक्रिय नृत्य है, यही आपका क्या है, युगल नृत्य है, क्योंकि ये क्या है आपका प्रेम कथा आधारित नृत्य है। जब ये क्या है, लोग कालबेलिया आपके नेग मांगने जाते हैं ना, तब ये नृत्य किया जाता है। पुरुष और स्त्री मिलकर करते हैं, इसलिए क्या है, युगल नृत्य है। कौन सी जनजाति करती है, तो आपकी कालबेलिया जनजाति करती है, ठीक है। बी नंबर ऑप्शन होगा। मांदड़ आपका ग्रासियों का है, गिद्दड़ शेखावाटी क्षेत्र का है, चरी नृत्य आपका गुजरों का है। इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना पूछे आपसे तो आपकी फलकूबाई, और चरी नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध, आपके किशनगढ़ और अजमेर क्षेत्र, ठीक है। अगला देखिए, गोपी जी भट्ट राजस्थान की किस लोक नृत्य शैली के कलाकार हैं। गोपी जी भट्ट, तो ये आपके जो गोपी जी भट्ट है, वासुदेव भट्ट है, ठीक है, ये कौन सी लोक नृत्य के कलाकार है अभी, तो ये तमाशा के। और तमाशा आपकी कहाँ होता है, जयपुर के अंदर, ठीक है। जयपुर का प्रसिद्ध है, आपके प्रताप सिंह के टाइम ये शुरू हुआ था।
इसका जो आयोजन है एक खुले मंच पर किया जाता है, जिसे अपने क्या बोलते हैं, अखाड़ा बोलते हैं। विभिन्न प्रकार के यहाँ पर क्या है, स्वांग किए जाते हैं। रमत आपके जैसलमेर बीकानेर क्षेत्र में आयोजित की जाती है, तो ए नंबर होगा इसका। ठीक है। नौटंकी आपके अलवर, भरतपुर, धौलपुर वाले इलाके के अंदर होती है। और स्वांग आपका जानकीलाल भांड हो गया, केलवा के परशुराम हो गए, भीलवाड़ा क्षेत्र की प्रसिद्ध है। हमसे तमाशा पूछा गया, जयपुर आएगा, ए नंबर ऑप्शन। अगला देखिए, देवनारायण जी की फड़ के वाचन के साथ किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? देवनारायण जी आसिंद भीलवाड़ा, ठीक है, भीलवाड़ा। इनकी जो फड़ है वो राजस्थान की सबसे लंबी और चित्रित फड़ है। और इस फड़ का जो वाचन है वो कौन करते हैं? गुर्जर भोपों द्वारा किया जाता है। ये भी ध्यान में रखें, कौन करते हैं? आपके गुर्जर भोपे करते हैं। और कौन से वाद्य यंत्र के साथ? जंतर वाद्य यंत्र के साथ। इसी के साथ पाबू जी की भी याद रख लेना भी, पाबू जी की भी काफी बार पूछी जाती है। जो पाबू जी की फड़ है वो राजस्थान की क्या है? सबसे लोकप्रिय फड़ है। इनकी तो क्या है? सबसे लंबी चित्रित फड़ है। और पाबू जी की सबसे क्या है? लोकप्रिय है। ये भील बोपे करते हैं रावण हत्या के साथ। ये दोनों ही प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं, याद रख लेना। तो अपने को देवनारायण जी की फड़ पूछी गई है, तो गुर्जर भोपे। इसी के साथ जो पाबू जी के पवाड़े हैं, ठीक है, वो माठवाद यंत्र के साथ रेबारी जाति करती है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा विवाह से संबंधित है? विवाह से संबंधित है। जड़ूला, ये तो बच्चे से संबंधित है, जड़ूला नहीं होगा। जलवा पूजन भी नहीं होगा। मौसर मृत्यु भोज होता है, तो एक ही बचेगा, मुठ भराई। अगला है, किस विकल्प के सभी शब्दों में उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है? उपसर्ग व प्रत्यय दोनों होने चाहिए। अप्रत्याशित, अ प्रति प्लस आशा प्लस में इत, ठीक है, लेकिन यहां पर केवल अनीय प्रत्यय है, नहीं होगा। परि उपसर्ग है, पूर्ण ता प्रत्यय है, परि उपसर्ग है, ठीक है। अ उपसर्ग है, धर्म इसके अंदर मूल शब्द है, प्लस इक प्रत्यय है यहां पर, तो इसके अंदर भी है। अगला देखिए, अनुमान, मान इत प्रत्यय है, अनु उपसर्ग है, अति यहां पर क्या है? चार मूल शब्द है, तो ये भी काट दो। घुमक्कड़, अक्कड़ और आहट, केवल बी नंबर है भी, ठीक है, केवल बी नंबर, क्योंकि उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग होना चाहिए। निम्नलिखित में से यण संधि का उदाहरण नहीं है। यण संधि, त्रि प्लस अंबक, ई के बाद भिन्न स्वर, त्र्यंबक यण स्वर संधि का उदाहरण है, ठीक है। उ के बाद भिन्न स्वर, मधु प्लस आचार्य, मध्वाचार्य, यहां पर भी है। वी प्लस में आवर्तन, व्यावर्तन, यहां पर भी है। स्वातंत्र प्लस उत्तर, यहां पर देखो, ए प्लस में उ, कौन सी संधि हो रही है? ओ। यहां पर कौन सी संधि हो रही है? आपकी गुण स्वर संधि है, यण नहीं है, ठीक है। यहां पर क्या हो रही है? आपकी गुण स्वर संधि हो रही है। डी नंबर ऑप्शन आएगा। अपने से पूछा है, यण स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। बाकी तीनों के अंदर कौन सी आपकी? यण है। अगला देखिए, विलोम युगम सही नहीं है, विशेष सामान्य सही नहीं है, वो छांटना अपने को। विशेष का सामान्य ठीक है, चिन्मय जड़ ये भी ठीक है। लौकिक सांसारिक ये गलत है भी। लौकिक और सांसारिक तो समानार्थी शब्द हो गए। लौकिक का क्या होना चाहिए था? अलौकिक, अलौकिक जो इस संसार से संबंधित नहीं है। लौकिक और संसारिक तो क्या हो गए? समानार्थी हो गए, तो ये गलत है। नूतन और पुरातन, नया और पुराना, ठीक है, ये भी ठीक है, सी नंबर हो जाएगा। अगला है, वाक्यांश के लिए एक शब्द के संदर्भ में असंगत विकल्प चुनिए। वाक्यांश के लिए एक शब्द के संदर्भ में असंगत विकल्प चुनना है अपने को, जो किसी अन्य में मिल गया हो, अंतर्भुक्त, जो किसी चीज के आर पार देख सकता है, दूरदर्शी, ये नहीं है भी। जो किसी चीज के आर पार देख सकता है, पारदर्शी होगा। क्या होगा? पारदर्शी। दूरदर्शी का मतलब होता है जो भविष्य की सोच रखता है या दूर की सोच रखने वाला, तो यही है। जो चिरकाल से चला आया, चिरंतन, हास्य व्यंग से पूर्ण नाटक रूप प्रहसन, बाकी ठीक है भी। बी नंबर ही होगा इसका। असंगत छांटना था, तो क्या होगा? आर पार देख सकता है, पारदर्शी। दूरदर्शी का मतलब होता है भविष्य की सोच रखने वाला या दूर की सोच रखने वाला। अगला देखिए, किसमें हिंदी पारिभाषिक रूप सही है? पारिभाषिक रूप सही है।
नहीं, सही नहीं है होना चाहिए, रह गया, ये टाइपिंग मिस्टेक है, सही नहीं है, इस प्रकार से ये मिनट्स, कार्य योजना, सब जुडिस, न्यायाधीन, विजिलेंस, सतर्क, मोरल ओब्लिगेशन, नैतिक समर्थन, क्या होगा अभी? जुडिस का मतलब होता है न्यायाधीन, लेकिन यहां पर सब लगा रखा है, तो ये या तो होना था उप न्यायाधीन या फिर विचाराधीन होना था, तो यही गलत होगा ये। बाकी ठीक है, मिनट्स, कार्य योजना या कार्यव्रत, विजिलेंस, सतर्कता, मोरल ओब्लिगेशन, ये बाकी ठीक है। बी नंबर गलत है, या तो क्या होना चाहिए, उप न्यायाधीन या फिर विचाराधीन भी कर सकते हैं, विचाराधीन, क्योंकि सब लगा रखा है इसने। अगला है द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ द एडवर्ब वेल इज, सुपरलेटिव डिग्री पूछी है आपसे, ठीक है। जिस जो अपने हिंदी के अंदर जो विशेषण में पढ़ते हैं ना, उत्तरोत्तर और उत्तम अवस्था, उसी प्रकार से कंपैरेटिव सुपरलेटिव, सुपरलेटिव यानी सर्वोत्तम, तो वेल, वेल की कंपैरेटिव हो जाएगी बेटर और सुपरलेटिव हो जाएगी बेस्ट, सी नंबर, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, या फिर वेल, बेटर और बेस्ट। अगला है मैनी ए फ्लावर डैश 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 बोर्न टू ब्लूम अनसीन, मैनी ए फ्लावर, ये जहां पर भी मैनी ए लग जाता है ना, ये सिंगुलर को फॉलो करता है, ठीक है, तो यहां पर आर नहीं आएगा, इजी आएगा, बी नंबर होगा इसका, मैनी ए फ्लावर इज बोर्न टू ब्लूम अनसीन, कई जो पुष्प है बिना देखे ही खिल जाते हैं। अगला है चूज द करेक्ट एक्टिव या पैसिव वॉइस विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द फॉलोइंग सेंटेंस, हेल्प द नीडी, यानी जरूरतमंदों की मदद करो, तो क्या बनना चाहिए, द नीडी विल हेल्प, लेट द नीडी बी हेल्प, ये इच्छात्मक है इसलिए लेट का प्रयोग किया जाएगा, लेट द नीडी बी हेल्प्ड, ठीक है, द नीडी आर टू बी हेल्प, ये गलत है अभी, एक ही बनेगा ये, लेट द नीडी बी हेल्प्ड। अगला देखिए, पिक आउट द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम दोज गिवन बिलो, करेक्ट सेंटेंस, सही वाक्य जो है आपका कौन सा है, इट वॉज ए डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, इट वॉज ए डार्कर इवनिंग ऑफ द ईयर, डार्कर, इट वॉज द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, इट वॉज द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, क्योंकि विशेष की बात होती है तो अपने क्या प्रयोग करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। यहां पर देखिए ए डार्केस्ट, ए डार्कर दे रखा है, यहां पर मोस्ट दे रखा है, तो सी नंबर होगा इसका, क्योंकि जब भी विशेष की बात आती है आर्टिकल के अंदर अपने ये पढ़ते हैं, बहुत सारे नियम है, ए का प्रयोग कब किया जाता है, एन का प्रयोग कब किया जाता है, द का प्रयोग कब किया जाता है, जब भी विशेष की बात हो, इट वॉज द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, ठीक है, सी नंबर होगा इसका। अगला देखिए, अच्छा कौन बोला ये, सुभाष सिंह रावत, हेलो नमस्कार दोस्तों, अगला जो हमारा प्रश्न है, भारत में सबसे प्राचीन विहार, विहार का मतलब महाविद्यालय, भारत का सबसे प्राचीन विहार है वो कौन सा था, नालंदा महाविहार, नालंदा महाविहार। इसकी स्थापना किसने की थी, इसकी स्थापना की थी गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त ने, किसने की थी, गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और इसकी स्थापना दोस्तों
तीसरी शताब्दी ईस्वी में की गई थी, तीसरी सदी ईस्वी में स्थापना की गई थी। और 13वीं सदी तक यह एक महत्वपूर्ण शिक्षा का केंद्र रहा था, महत्वपूर्ण शिक्षा का केंद्र। महत्वपूर्ण शिक्षा का केंद्र था। और उसके बाद दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक का एक सेनापति था बख्तियार खिलजी, बख्तियार खिलजी ने नालंदा महाविहार को है क्या है वो इसको नष्ट कर दिया था। ठीक है, तो प्राचीनतम आपसे पूछे कि प्राचीनतम विहार है वो नालंदा महाविहार। विक्रमशिला महाविहार, इसकी स्थापना पाल वंश के शासक, बंगाल के पाल वंश के शासक धर्मपाल ने की थी। पाल वंश के शासक क्या नाम था? धर्मपाल द्वारा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्न मुसलमान विद्वानों में से हिंदी साहित्य के लिए किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है? दोस्तों मुसलमान विद्वानों में हिंदी भाषा के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण योगदान है वो है अब्दुल रहीम खाने खाना। अब्दुल रहीम खाने खाना यह अकबर के नवरत्नों में शामिल थे, अकबर के नवरत्नों में शामिल थे। इसके जैसे जो हिंदी भाषा में जो अब्दुल रहीम खाना खाने हैं, इनके जो दो है वो प्रसिद्ध है। इसके जो प्रमुख रचना की मैं बात करूं, जैसे रहीम रत्नावली, रहीम रत्नावली, रास पंचाध्यायी, रास पंचाध्यायी। ठीक है, ये ध्यान में रख लेना। फेजी, फेजी और अबुल फजल ये दोनों भाई थे। ठीक है, अबुल फजल के फेजी है वो बड़े भाई थे। ठीक है, अबू ए फजल, इसका पूरा नाम था अबू ए फजल। ठीक है, जिन्हें आइन ए अकबरी लिखी या अकबर नामा के नाम से भी जानते हैं, अकबर नामा, अकबर नामा। अबुल फजल ने जो अपने पंचतंत्र है इसका भी अनुवाद फारसी में किया था। और जो आइन ए अकबरी है या अकबर नामा है यह भी फारसी भाषा में लिखी गई थी। फेजी, फेजी जिसका नाम था अबू ए फेजी, अबू ए फेजी, यह कौन था? यह अबुल फजल का बड़ा भाई था। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना? आंसर नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा, महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा 1857 विद्रोह के बाद जो परिणाम जो मिले, 1857 की क्रांति के बाद जो 1858 में महारानी का जो उद्घोषणा था, कब? यह 1 नवंबर 1958 दिल्ली में। ठीक है, इसको पढ़ा गया किसके द्वारा? लॉर्ड कैनिंग द्वारा पढ़ा गया। इसका उद्देश्य क्या था? ठीक है, पहला है भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के लिए किसी भी विचार का परित्याग करना। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि जो दोस्तों जो ब्रिटिश की नीतियां थी भारतीय राज्यों को अपने ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने की, चाहे गोद निषेध नीति है, ठीक है, गोद निषेध नीति के कारण जो मिलाया भारतीय साम्राज्य को ब्रिटिश राज्यों में, तो 1858 की उद्घोषणा में इसका परित्याग कर दिया कि ऐसा जो भारतीय राज्य है उनको मिलाने का काम है वो अब नहीं किया जाएगा। ठीक है, भारतीय राज्य है वो पूरी तरह से स्वतंत्र होंगे। ठीक है, उनके जो राज्य है उनमें हस्तक्षेप है वो नहीं किया जाएगा। उसके बाद है भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना। बिल्कुल ठीक बात है, भारतीय प्रशासन को ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत कर दिया गया, ब्रिटेन क्राउन के अंतर्गत। ये बात भी ठीक है, पहला कथन भी ठीक है और दूसरा भी ठीक है। भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का नियमन करना, नहीं दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार तो बिल्कुल समाप्त कर दिए गए थे। व्यापारिक अधिकार क्या कर दिए गए थे? समाप्त कर दिए गए थे। तो 3 नंबर ऑप्शन अपना ठीक नहीं होगा, तो आंसर हो जाएगा केवल 1 और 2 हो जाएगा, केवल 1 और 2 आंसर हो जाएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित सामाजिक सुधार आंदोलन को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए, या अपने को बताना है। प्रार्थना समाज, प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में किसके द्वारा? आत्माराम पांडुरंग, आत्माराम पांडुरंग, आत्माराम पांडुरंग द्वारा इसकी स्थापना की गई थी।
ठीक है, केशव चंद्र सेन के आग्रह पर, ठीक है, उनके प्रयासों से। तो आत्माराम पांडुरंग द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना। आत्मीय सभा की स्थापना राजा राममोहन राय, राजा राममोहन राय, राजा राममोहन राय द्वारा 1815 में। ब्रह्मा समाज की स्थापना राजा राममोहन राय द्वारा 1828 में ब्रह्मा समाज की स्थापना की गई थी। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती द्वारा 1875 में की गई थी और मुंबई में की गई थी। कहां? मुंबई में, ठीक है। प्रार्थना समाज की स्थापना भी मुंबई में की गई थी। प्रार्थना समाज की स्थापना भी मुंबई में। आत्मीय सभा और ब्रह्मा समाज की स्थापना कलकत्ता में। तो अपने को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। तो पहली बार आत्मीय सभा, 2 नंबर, उसके बाद ब्रह्मा समाज, उसके बाद प्रार्थना समाज और उसके बाद 2 4 1 3, 2 4 1 3 आंसर क्या हो जाएगा अपना? 1 नंबर आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? 1 नंबर। अगला जो हमारा प्रश्न है, किसने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना की थी? ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। सुभाष चंद्र बोस ने की थी। कब की गई थी? मई 1939 में। मई 1939 में की थी। दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस का कांग्रेस के साथ मतभेद होने के कारण, कांग्रेस के साथ मतभेद, ठीक है, जिसमें गांधी जी के साथ मतभेद हुए थे, कांग्रेस के साथ मतभेद के कारण उन्होंने कांग्रेस से क्या दे दिया? त्याग पत्र दे दिया। त्याग पत्र दे दिया, क्योंकि कांग्रेस के 1938 और 1939 के अधिवेशनों की अध्यक्षता भी सुभाष चंद्र बोस ने की थी। 1938 के हरिपुरा अधिवेशन, हरिपुरा अधिवेशन और 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन, त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? अपने सुभाष चंद्र बोस ने की थी। उसके बाद मतभेद के कारण कांग्रेस से त्याग पत्र दे दिया और उसके बाद ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी मई 1939 में। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना? 3 नंबर हो जाएगा। आंसर कौन सा हो जाएगा? 3 नंबर। अगला प्रश्न है जो राजस्थान के भूगोल से संबंधित है, जो आपको बंसी सर करवाएंगे। हाँ जी, सभी को राम राम, राधे राधे। तो थोड़ा सा लेट हो गए, तो चलिए अपने मॉडल पेपर 11 है और ज्योग्राफी के क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो भौतिक प्रदेश से पूछा गया है यहाँ पे। और इस क्वेश्चन में बात करें तो ये पूछ रहा है हमसे, जो गतिशील रेत के टिल्ले होते हैं, रेत के टिल्ले यानी बालुका स्तूप की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? बालुका स्तूप की बात कर रहा है। जो रेत के टिब्बे जिसे हम बोलते हैं स्थानीय भाषा में टिब्बे या टिल्ले, गतिशील यानी स्थानांतरित। एक जगह कहीं पर आपको ये भी देखने को मिलेगा स्थानांतरित, ये भी नाम मिल सकता है स्थानांतरित। जो बालुका स्तूप है उन्हें क्या कहते हैं? तो वो क्या कहलाते हैं? जो अपने हैं धरियन कहलाते हैं, उनको धरियन कहते हैं, उनको धरियन कहा जाता है। बात करें खेजड़ी, खेजड़ी अपना राज्य वृक्ष है, राज्य वृक्ष है राजस्थान का, खेजड़ी राज्य वृक्ष है। रोहिड़ा राज्य पुष्प है, रोहिड़ा का जो पुष्प है वो राज्य पुष्प है जो हिरमिच रंग का होता है। और ढोर यहाँ पे एक शब्दावली है वैसे रेगिस्तान की, ठीक है। नेक्स्ट है, राजस्थान के कौन से जिले आर्द्र दक्षिणी मैदान कृषि जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं? आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान कृषि जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। कौन से भाग में? जो अपना सबसे जो
अपना सिंचाई वाला तो है, पूर्वी वाला है। सबसे आर्द्र जो भाग है ना, आर्द्र जो भाग है जिसे हम बोलते हैं हाड़ौती पठार, हाड़ौती पठार जो बोलते हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा भाग इस हाड़ौती पठार में एक आता है मालवा का पठार, मालवा का पठार वैसे एमपी में है, मालवा पठार का ये हिस्सा है। तो ये कहाँ पे है, तो ये अपने 4 जिलों में विस्तृत है, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। और इनमें से झालावाड़ जो जिला है ना, वहां पे सर्वाधिक वर्षा होती है, सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है, सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है, वर्षा वाला जिला है ये कौन सा, झालावाड़ है, ठीक है, सर्वाधिक वर्षा वाला जिला। कोटा की बात करें तो कोटा एक क्वेश्चन पूछा जाता है ऊन का, ऊन के लिए जो विदेशी ऊन का जो आयात निर्यात केंद्र है ना, आयात निर्यात केंद्र, निर्यात केंद्र, ऊन का आयात निर्यात केंद्र है वो कोटा केंद्र है, ध्यान रखें, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो है राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला जो है झामर कोटड़ा में रॉक फॉस्फेट का खनन किया जाता है। जी हाँ, झामर कोटड़ा कहां पर है, उदयपुर के अंदर है, उदयपुर के अंदर है, यहाँ पर रॉक फॉस्फेट जी हाँ निकाली जाती है। बीकानेर में जिप्सम और सेलेनाइड जो खनन किया जाता है, सही है। बाड़मेर में लाइमस्टोन का खनन किया जाता है, बाड़मेर में जो है लाइमस्टोन का खनन किया जाता है, जी नहीं, बाड़मेर में जो है लाइमस्टोन का खनन नहीं किया जाता है, ये नहीं किया जाता है। पहला सही है अपना, झामर कोटड़ा जो है उदयपुर के अंदर है और ये रॉक फॉस्फेट के लिए जानी जाती है। नेक्स्ट है बीकानेर में जिप्सम और सेलेनाइट है खनन, ये भी सही है, ठीक है। तो 1 और 2 यहाँ पे सही है, राइट है, 1 और 2 इसका सही आंसर है, 1 और 2 ऑप्शन नंबर 1। अगला है कौन सा युग्म आरटीडीसी के होटल का नाम सुमेलित नहीं है, आरटीडीसी का जो होटल है ना वो सुमेलित नहीं है। कजरी, कजरी है वो उदयपुर है, मूमल जैसलमेर है, खादिम अजमेर है, ढोला मारू जोधपुर। तो यहाँ पे कौन सा सुमेलित नहीं है, ये ढोला मारू, ढोला मारू है वो यहाँ पे सुमेलित नहीं है। आपको जो है कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये जो ढोला मारू है वो कहाँ पर है। ढोला मारू अगर जोधपुर में नहीं है तो ढोला मारू है कहाँ पे, कौन से, बीकानेर में है, जयपुर में है, चूरू में है, कहां पे है, सिरोही में है, कहां पे है। आरटीडीसी, आरटीडीसी है वो राजस्थान के टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए है, राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए है। इनके द्वारा जो है जो होटल स्थापित किए गए हैं जिनमें जो है टूरिज्म से संबंधित जो है उनको सुविधाएं दी जाती है, घर से बाहर घर के जैसे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है राजस्थान की सबसे पुरानी डेयरी, सबसे पुरानी डेयरी ये भी पूछा जाता है, राजस्थान की सबसे पुरानी डेयरी कौन सी है, तो उसका नाम है पद्मा डेयरी। अब यहां पे पूछा गया है हमसे जो राजस्थान की सबसे पुरानी डेयरी है ना वो है कहां पे, तो सबसे पुरानी डेयरी कौन सी है, पद्मा डेयरी है और वो कहां पे है, अजमेर के अंदर है। कहां पर है, अजमेर के अंदर है, इसका 3 नंबर राइट आंसर है। इसके बाद में है अपने रीजनिंग के क्वेश्चन। एक छोटी सी करेक्शन करनी है आपको। ये परिभाषिक शब्दावली है इसके अंदर। ये मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया था अभी, क्योंकि ये सब जुडिस जो है मुझे भी तंग कर गया ये। इसके अंदर क्या ध्यान रखना है, ये पूछा गया है हिंदी परिभाषिक रूप सही है, ठीक है। आरपीएससी ने जो इसका उत्तर है वो सब जुडिस ही माना है, ठीक है, न्यायाधीन। ये सब देखकर मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, इसलिए मैंने सोचा नहीं आएगा। जबकि यहाँ पर जो अन्य विकल्प दे रखे हैं, जैसे मिनट्स का इन्होंने माना है कार्य योजना नहीं कार्यवृत्त या फिर विवरण माना है, ठीक है। इसका मतलब होता है कार्यवृत्त या फिर विवरण, तो ये यहाँ पर गलत दे रखा है। जुडिस का न्यायाधीन ठीक होगा। विजिलेंस माने होता है सतर्कता, केवल स्तर के लिए अपने क्या लिख सकते हैं, अलर्ट, ठीक है। मोरल ओब्लिगेशन का नैतिक दायित्व होगा, ये समर्थन गलत है, ठीक है। तो ये करेक्शन कर लेना भी, ये सब जुडिस देखकर मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। तो इसका उत्तर होगा बी नंबर, केवल यहां पर यही ठीक है, न्यायाधीन या फिर विचाराधीन, एक ही बात है, न्यायाधीन या फिर विचाराधीन। तो ये छोटी सी एरर है, इसको चेक, ये बाकी गलत दे रखे हैं तो ध्यान कर लेना थोड़ा सा। मिनट्स कार्यवृत्त या फिर विवरण,
सब जुडिस न्यायाधीन, विजिलेंस माने सतर्कता, और केवल सतर्क तो अलर्ट। ठीक है, मोरल ओब्लिगेशन का मतलब होगा नैतिक दायित्व, ना कि समर्थन। ये लीजिए। चलिए भी आगे आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है। सही विकल्प चुनिए, सही विकल्प चुनना है अपने को। समाचार पत्र संपादक, समाचार पत्र का संबंध जिस प्रकार से संपादक से है, उसी प्रकार फिल्म का संबंध किससे है, ये बताना है। सही विकल्प का चयन, समाचार पत्र का संपादक होगा, फिल्म का उसी प्रकार जो होगा वो होगा निर्देशक। 3 नंबर ऑप्शन होगा इसका, निर्देशक। अभिनेता भी नहीं होगा, निर्माता भी नहीं होगा, और दर्शक भी नहीं होगा, निर्देशक होगा। चलिए, YOPOC का कॉपी से वही संबंध है जो पेस्ट का है। जैसे YPOC, अब इसको उल्टा करके लिख दिया COPY, लिख दिया। उसी प्रकार पेस्ट को अपने लिखेंगे PASTE, पेस्ट को लिखेंगे, पेस्ट को लिखेंगे सब उल्टा करके ई के बाद में टी के बाद में एस, फिर AP। तो ऐसा कोई शब्द होगा, ETSPA है, ये तो नहीं होगा, AP है, ETSAP। 2 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इसको, इस शब्द को उल्टा करके लिख दिया, जैसे YPOC को यहां से लिख दिया वापिस उल्टा COPY, कॉपी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध का सर्वोत्तम निरूपण करने वाले वे नारे का चयन करें। वे नारे का चयन करना है, महिलाएं, महिलाएं, चिकित्सक और वैज्ञानिक से महिलाएं, महिलाओं का, ये महिलाएं हो गई। अब चिकित्सक, सारे के सारे चिकित्सक हैं, वो पुरुष भी नहीं हो सकते, महिलाएं भी होगी, तो ये महिलाओं का आ गया। तो सारे के सारी महिलाएं भी चिकित्सक नहीं हो सकती, ये महिलाएं चिकित्सक। और ये जरूरी नहीं है कि वैज्ञानिक है वो चिकित्सक ना हो, लेकिन सारे के सारे वैज्ञानिक चिकित्सक नहीं हो सकते, और सारे के सारे वैज्ञानिक पुरुष नहीं हो सकते, महिलाएं भी होगी। तो इस प्रकार से ये वैज्ञानिक का डायग्राम बन जाएगा। इस प्रकार का जो आरेख दिया गया है वही आरेख सही होगा। तो ऐसा आरेख अपने पास 2 और 3 नंबर दोनों ही दे रखे हैं बीच में। ठीक है, इसमें 2 और 3 नंबर दोनों ही दे रखे हैं, इसमें थोड़ा सा मिस प्रिंट है। ठीक है, दो नंबर 3 नंबर सारे के सारे 3 नंबर होगा, बीच में ये थोड़ा सा जो है महिलाएं, चिकित्सक और ये। ठीक है, 3 नंबर ऑप्शन सही होगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रमेश और सुरेश भाई भाई हैं। रमेश और सुरेश क्या है, भाई भाई है। रमेश और सुरेश, रमेश, ये रमेश हो गया, ये सुरेश, दोनों क्या है, भाई भाई है। तो ये भी पुरुष है, प्लस हो जाएगा, ये भी पुरुष है, प्लस हो जाएगा। राखी और गीता आपस में बहनें हैं, ये दोनों भाई भाई हैं, और राखी और गीता आपस में बहनें। रमेश का लड़का, किसका, रमेश का लड़का गीता का भाई है। इसका लड़का, इसका पुत्र, इसका पुत्र गीता का भाई है। किसका, गीता का भाई, गीता का भाई है। और गीता और राखी दोनों क्या है, बहनें हैं। ये दोनों क्या हो गई, बहनें हो गई, ये बहनें हैं। ठीक है, और ये इसका क्या हो गया, भाई, और ये दोनों भाई भाई हैं, रमेश और सुरेश। तो फिर ये इसका पुत्र है और ये इसकी बहन है, तो ये इसकी क्या हो जाएगी, पुत्री हो जाएगी। इसकी भी क्या होगी, पुत्री होगी। और पूछा क्या है, बताएं सुरेश और राखी का आपस में क्या संबंध है। सुरेश और राखी का आपस में क्या संबंध है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, ये भाई है इसका,
तो ये इसकी क्या है, पुत्र है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, चाचा। इसका क्या होगा, चाचा होगा। 3 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, चाचा हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका मैथ का है। 256 की पावर 256 की पावर दे रखा है 0.16 गुणा 16 की पावर दे रखा है 0.18। अब ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए इनका आधार क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। या फिर मैं 256 को क्या लिख सकता हूं और 16 को क्या लिख सकता हूं। मैं 256 जैसे 16 की स्क्वायर क्या होता है, 256 होता है। 16 की स्क्वायर क्या होता है, 256। तो मैं इसको लिख सकता हूं 16 की स्क्वायर, 16 की स्क्वायर गुणा 0.16 गुणा 16 की पावर 0.18। अब इनके आधार बराबर है तो घातों का योग, आधार बराबर, आधार समान है तो घातों का योग होगा, समान हो तो घातों का योग, घातों का योग करते हैं। आधार समान है तो घातों का योग करते हैं। घातों का योग करेंगे अपने तो हो जाएगा 16 और इनका गुणा करेंगे 16 दूआ 32, तो 0.32 प्लस 0.18। अब इनको जोड़ेंगे तो 32 और 18 50, तो 16 की पावर कितना आ जाएगा, 0.50 या 0.5। अब 0.5 को अपने क्या बोल सकते हैं, 0.5 को 16 की पावर 1/2, 16 की पावर 1/2, 16 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 की स्क्वायर गुणा 1/2, 2 से 2 कैंसिल, 4 की पावर 1, 4 की पावर 1 का मान क्या होगा, 4। इसका जो आंसर आएगा 4, 1 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, एक घनाभ की विमाएं, एक कोई घनाभ है जिसकी विमाएं दे रखी है 7 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है। लंबाई तो दे रखी है 7 मीटर 7 सेंटीमीटर, चौड़ाई दे रखी है 11 सेंटीमीटर और ऊंचाई दे रखी है अपने को 13 सेंटीमीटर। इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 गुना लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई और ऊंचाई गुना लंबाई। तो इसमें मान रख दें अपने 2 गुना लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई कितनी है 7 गुना चौड़ाई कितनी है 11, 11 गुना 7 प्लस चौड़ाई कितनी है 11, ऊंचाई कितनी है इसकी 13 प्लस 13 गुना 7, तो हो जाएगा 2 गुना 11 7 77 और 11 तिया 33 और 11 और 3 14, 13 7 91। इन सभी को जोड़ेंगे तो 7 3 10 और 1 11, 7 3 10 10 और 1 11, 7 और 14 21, 21 और 9 20 और 1 21। इसको दोबारा से थोड़ा सा जोड़ते हैं भी अपने वापिस से। 7 और 3 10, 10 और 1 11, असल का 1 9, 7 और 4 11, 11 7 और 4 11, 11 और 9 20, 20 और 1 21, 1 और 2 3, 311। इनका योग हो जाएगा 311, 311, 311 को 2 से करेंगे 622, 622 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा, 622 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट, यदि दो शंकुओं का आयतन का अनुपात है 1:4 के अनुपात में, उनके व्यास का अनुपात है 4:5 के अनुपात में, तो उनकी ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात ज्ञात करना है। एक घनाभ, दो शंकुओं के आयतन, दो शंकुओं के आयतन का अनुपात, आयतन, शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो इनके पहले शंकु का आयतन हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, और दूसरे शंकु का आयतन होगा 1/3 पाई, मैं इसको बड़े आर से लिख देता हूं, पाई आर स्क्वायर एच, बराबर इनका अनुपात कितना दे रखा है 1/4 या 1:4
4। अब इसको काट के सॉल्व करें, जो कट रहा है उन संख्याओं को काट देते हैं, जो चीजें कट रही है उनको काट दो। ऐसे 1/3 पाई 1/3 पाई सेम है, इनको काट देते हैं। आर स्क्वायर, अब इसकी त्रिज्याएं नहीं दे रखे हैं, इनके व्यास दे रखे हैं। व्यास का अनुपात दे रखा है 4:5, 4:5। तो त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा? त्रिज्या व्यास की क्या होती है? आधी होती है। पूरे को क्या बोलते हैं? व्यास। जैसे ये एक वर्त है, वर्त में ये पूरा व्यास होता है, त्रिज्या इसकी आधी होती है। तो इसकी आधी कितनी हो जाएगी? 4/2 अनुपात 5/2। तो 2:5/2 बोल सकते हैं, या फिर वापिस इसको गुना करेंगे तो अनुपात यही आएगा। इनका अनुपात आएगा वो त्रिज्याओं और व्यास का अनुपात सेम होगा, ठीक है। तो वापिस से इनको करोगे तो कितना आ जाएगा? 2 दूआ 4, यानी 4:5, यही आएगा त्रिज्याओं का अनुपात, 4:5। अब इसमें इनका मान रख देते हैं। आर स्क्वायर, आर कितना है? पहले की त्रिज्या कितनी है? 4, तो 4 की स्क्वायर 16 गुणा एच तो ज्ञात ही करना है अपने को। आर स्क्वायर 5 की स्क्वायर 25 गुणा एच बराबर कितना है? 1/4। मैं इनको क्रॉस गुणा कर देता हूं। 16 चौका 64, 16 चौका 64 गुणा एच बराबर 25 गुणा एच। तो यहां से अपने को एच बटे, ये इसके बटे में एच आ जाएगा, बराबर 25/64 चला जाएगा। तो इनकी ऊंचाइयों का जो अनुपात होगा वो होगा 25:64। और ऐसा अपने पास कोई ऑप्शन है तो देखें अपने, 5:4 नहीं होगा, 4:5 नहीं होगा, 6:9 नहीं होगा। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, यदि समीकरण x² - x - 4 बराबर 0 के मूल अल्फा और बीटा है, इसके मूल क्या है? अल्फा और बीटा। तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा माइनस अल्फा बीटा का मान क्या होगा? अल्फा बीटा का मान क्या होगा? समीकरण दे रखा है अपने को, x² - x - 4 बराबर क्या है? 0। अब मैं इस समीकरण की तुलना करूं ax² bx + c बराबर 0 से, तो यहां पे a का मान कितना है? a का मान कितना है? 1, और b का मान कितना है? -1। b का मान है -1 और c का मान कितना है? -4। तुलना करने पर, इससे इनकी तुलना करेंगे तो इनके मान आ गए करने पर। अब यहां से मैं अल्फा प्लस बीटा मूलों का योग, अल्फा प्लस बीटा मूलों का योग, मूलों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा, मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा, और मूलों के योग का सूत्र होता है -b/a, -b/a। तो -b का मान कितना है? माइनस, और सूत्र का माइनस बटे a का मान 1, तो इसका मान आ जाएगा 1। मूलों का गुणनफल, गुणनफल का फॉर्मूला होता है अल्फा गुणा बीटा, अल्फा गुणा बीटा, और इसका फॉर्मूला होता है c/a, c/a। c का मान -4, इसका मान कितना है? 1, तो -4। ये अपने पास मान आ गए, और मान किसका ज्ञात करना है अपने को? 1/अल्फा प्लस 1/बीटा माइनस अल्फा बीटा। मैं इनको लघुत्तम लेके सॉल्व करूंगा तो इनका लघुत्तम आएगा अल्फा बीटा, और यहाँ पे अल्फा से डिवाइड करेंगे तो बीटा बच जाएगा, बीटा से डिवाइड करेंगे तो अल्फा, तो ये अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा। अब इसमें मान रखें अपने अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है? 1 बटे, और अल्फा बीटा का मान कितना है? -4, तो मैं इसका मान रख देता हूं -4 प्लस माइनस अल्फा बीटा, इसका मान कितना है? अल्फा गुना बीटा का मान है -4, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का 4। अब ये आ जाएगा 4 - 1/4, 4 चौका 16, 16 में से 1 जाएगा 15, 15/4, 15/4। सी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है बहुलक और माध्य का अंतर बराबर है। बहुलक और माध्य का अंतर बराबर है, किसके बराबर है? 3 माध्यिका माइनस माध्य होगा बीच में, ठीक है, और 2 माध्यिका माइनस माध्य, माध्य माइनस बहुलक 3, ठीक है, इस तरीके से। तो बहुलक माध्य और माध्यिका तीनों में संबंध होता है, बहुलक माध्य और माध्यिका में संबंध, माध्यिका में संबंध, इनमें संबंध का जो फॉर्मूला होता है बहुलक बराबर, बहुलक किसके बराबर होता है? बहुलक बराबर 3 गुना माध्यिका, 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य, 2 गुना माध्य। और अपने से जो पूछा है वो पूछा है बहुलक माइनस माध्य, बहुलक माइनस माध्य पूछा है, बहुलक माइनस माध्य, तो इसमें से माध्य घटा देंगे, तो माध्य घटा देंगे। बहुलक मैं दोनों पक्षों में माध्य घटा देता हूं, माइनस माध्य, यही तो पूछा है अपने से, माध्य बराबर,
तो ये हो जाएगा 3 गुना माध्यिका, और इसमें से घटाएंगे तो 2 माध्य तो है, 1 माध्य और आएगा तो 3 गुना माध्य। 3 में सभी में क्या ले लेता हूं, कॉमन, तो 3 कॉमन लूंगा तो ये आ जाएगा 3 माध्यिका माइनस माध्य, माध्यिका माइनस माध्य। तो बहुलक और माध्य का अंतर होगा, बहुलक और माध्य का अंतर 1 नंबर ऑप्शन होगा भाई, ठीक है, 1 नंबर ऑप्शन होगा, बीच में यहाँ पे माइनस आएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा सही है, इसमें से कौन सा सही है। बहुलक बराबर, बहुलक बराबर 3 गुना माध्य माइनस माध्यिका, ये तो गलत है इसका। माध्यिका बराबर 3 गुना बहुलक माइनस माध्य, ये भी गलत है। माध्य बराबर बहुलक माइनस माध्य, ये भी गलत है। बहुलक बराबर 3 गुना माध्यिका माइनस माध्य, डी नंबर ऑप्शन होगा इसका। ये आपने अभी बताया था मैंने आपको, इनके बीच में जो संबंध होता है वो क्या होता है, बहुलक बराबर 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य। तो ये अपना सीधा सा डायरेक्ट इसने फॉर्मूला उठा के दिया है बस। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, ग्राफ का प्रयोग करते हुए माध्यिका का मान निम्न में से किस प्राप्त किया जा सकता है। ग्राफ का प्रयोग करते हुए, ग्राफ का प्रयोग करते हुए माध्यिका का मान निम्न में से किससे प्राप्त किया जा सकता है। संचयी बारंबारता से प्राप्त किया जा सकता है, संचयी बारंबारता वक्र से। आयत चित्र और बारंबारता वक्र, इनसे तो अपने क्या करते हैं, बहुलक ज्ञात करते हैं, ठीक है। संचयी बारंबारता, ए नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। संचयी बारंबारता का प्रयोग करके अपने माध्यिका निकाल सकते हैं। आगे आपके साइंस के क्वेश्चन है, वो आपको 2 आंसर करवाएंगे, सॉरी एक क्वेश्चन और है अभी। यदि 2 अंकों का समांतर माध्य, 2 अंकों का समांतर माध्य एवं गुणोत्तर माध्य 10 और 8 हो तो उनका हरात्मक माध्य ज्ञात कीजिएगा। हरात्मक माध्य ज्ञात करना है। समांतर माध्य, समांतर माध्य जैसे 2 अंक दे रखे हैं, मैं मान लेता हूं, माना दोनों अंक, माना 2 अंक, 2 अंक में एक को ए मान लेता हूं, दूसरे को बी है, 2 1 बी है। इनका समांतर माध्य का जो फॉर्मूला होता है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, समांतर माध्य का जो फॉर्मूला होता है a प्लस बी बटे 2, ठीक है। और गुणोत्तर माध्य, गुणोत्तर माध्य क्या होता है, गुणोत्तर माध्य, गुणोत्तर माध्य का फॉर्मूला होता है अंडरूट ए बी, अंडरूट ए बी। और हरात्मक माध्य, हरात्मक माध्य होगा ए बी, 2 गुना ए बी ए प्लस बी, 2 गुना ए बी ए प्लस बी। तो यहां पे अपने a प्लस बी और a गुना बी का मान निकाल लेते हैं। इनका जो समांतर माध्य है वो कितना दे रखा है, समांतर माध्य सवाल के अंदर अपने को दे रखा है 10, समांतर माध्य 10 दे रखा है, और इसका गुणोत्तर माध्य दे रखा है 8। तो a प्लस बी बटे 2 बराबर 10 है, तो इधर जाकर के ये गुना हो जाएगा 10 गुना 2, 10 दूआ 20, इसका मान आ गया 20, समीकरण नंबर 1। और अंडरूट ए बी बराबर कितना दे रखा है 8, दोनों पक्षों में स्क्वायर कर देंगे तो ए बी बराबर अपना आ जाएगा 8 की स्क्वायर 64, समीकरण नंबर 2। और अपने को ज्ञात करना है हरात्मक माध्य, क्या ज्ञात करना है, हरात्मक माध्य। हरात्मक माध्य का फॉर्मूला होता है 2ab बटे a प्लस बी, 2 गुना ए बी का मान कितना है 64 और a प्लस बी का मान कितना है 20, बटे में 20 रख देंगे, इसको काट देते हैं 10, 64 बटे 10, एक अंक छोड़ करके पॉइंट लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 6.4, डी नंबर ऑप्शन होगा। आगे क्वेश्चन साइंस का भी आपका, ठीक है, वो आपको 2 आंसर करवाएंगे। चलिए आइए सर। नमस्कार, सभी का स्वागत अभिनंदन है। साइंस के प्रश्न से शुरुआत करने जा रहे हैं। मॉडल नंबर 11 का वीडियो सॉल्यूशन। सामने प्रश्न दे रखा है साइंस का कि कार्बन का वह कौन सा समस्थानिक है जो रेडियो एक्टिव कहलाता है। देखिए यहाँ कार्बन की बात कर रहा है, कार्बन का समस्थानिक होता है वो कार्बन 14 होता है, ये एक रेडियो एक्टिव समस्थानिक होता है। जीवाश्म की आयु का पता लगाने के लिए, ठीक है ना, इसको हम बोलते हैं कार्बन डेटिंग पद्धति, कार्बन डेटिंग पद्धति। तो कौन से समस्थानिक का उपयोग किया जाता है, तो वह कौन सा समस्थानिक होता है, कार्बन 14। कुछ समस्थानिक होते हैं जो क्या है अलग अलग काम आते हैं, जैसे आयोडीन 131 है घेंगा रोग में, आयोडीन 131 का घेंगा रोग में करते हैं। कोबाल्ट 60 है, इसका कैंसर में उपयोग होता है। ये
तो ये अपने क्या होते हैं, कुछ विशेष समस्थानिक होते हैं जिनको विशेष रूप से उपयोग में लेते हैं। तो इनका हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक क्रिया कारक दूसरे क्रिया कारक को उसके स्थान से हटा देता है तो वो अभिक्रिया क्या कहलाती है? वो हटाने का मतलब होता है विस्थापित करना। हटाने का मतलब होता है विस्थापित करना, या फिर कह देते हैं हटा देना। इसका तात्पर्य हुआ कि ये किस प्रकार की विक्रिया होती है? ये विक्रिया होती है वो विक्रिया कहलाती है विस्थापन अभिक्रिया। एक चीज विशेष तौर से ध्यान रखना, वियोजन का मतलब होता है टूटना या क्या होना, अलग अलग होना। यानी कोई एकल अभिकर्मक है या कोई पदार्थ है, दो या दो से अधिक पदार्थों में क्या हो जाता है, टूट जाता है। अपघटन का वियोजन का मतलब होता है अलग अलग होना। अपघटन इसी का रूप होता है, अपघटन का अर्थ भी यही होता है। अपघटनीय अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या होता है? अपघटनीय अभिक्रिया होता है। विस्थापन अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ है उसमें से अगर हम किसी दूसरे पदार्थ सी से अभिक्रिया करवाते हैं तो ये अधिक क्रियाशील कारक है, वो इनमें से किसी कम क्रियाशील कारक को उसके स्थान से क्या कर देता है, हटा देता है। इस अभिक्रिया को हम बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। उष्माक्षेपी अभिक्रिया जिससे हमें क्या प्राप्त होती है, उष्मा या ऊर्जा प्राप्त होती है। यानी अभिक्रिया के बाद में हमें उष्मा या ऊर्जा क्या होती है, प्राप्त होती है, वह अभिक्रिया क्या कहलाती है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। तो अपने बी नंबर ऑप्शन है, ये बी नंबर ऑप्शन है, आगे पीछे हो गए हैं ऑप्शन, कोई बात नहीं। बी नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। कौन सा? विस्थापन अभिक्रिया। तो अपना राइट आंसर होगा विस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट देखिएगा, किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण। देखिए बल की बात करा है, बल का फॉर्मूला क्या होता है, F बराबर क्या होता है, m इंटू ए होता है। ये होता है अपने बल का फॉर्मूला। यानी इसका तात्पर्य हुआ कि जो बल है वो समानुपाती है किसके, या अनुक्रमानुपाती या समानुपाती है m के और समानुपाती है a के। यानी इसका तात्पर्य ये हुआ कि जो बल है वो क्या है, यानी या तो इसको बोलते हैं समानुपाती या इसको बोलते हैं अनुक्रमानुपाती। तो जो त्वरण है उस त्वरण की उत्पन्न जो त्वरण है बल हमेशा उसके क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। इसका तात्पर्य यदि आप फोर्स बढ़ाओगे तो त्वरण बढ़ाना पड़ेगा, द्रव्यमान बढ़ाओगे तो भी फोर्स बढ़ेगा। यानी एक दूसरे के क्या है, ये समानुपाती यानी कि अनुक्रमानुपाती होते हैं। तो 2 नंबर ऑप्शन यानी बी नंबर ऑप्शन है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, न्यूटन का द्वितीय नियम है। देखो ये जड़त्व का नियम, इसी को गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। ये होता है हमारा प्रथम नियम। जड़त्व का जो नियम होता है ये कौन सा नियम होता है, गति के, न्यूटन की गति का प्रथम नियम होता है। त्वरण का जो नियम होता है या बल का सूत्र हमें प्राप्त होता है, बल का सूत्र जब प्राप्त होता है ये नियम जो होता है ये गति का द्वितीय नियम होता है। और जो क्रिया और प्रतिक्रिया का जो नियम होता है ये अपना तृतीय नियम होता है। कौन सा नियम होता है, तृतीय नियम। दूरी और दिशा का नियम ये अलग होता है। तो अपना राइट आंसर होगा कौन सा, न्यूटन का द्वितीय नियम पूछा है। तो जो त्वरण का नियम होता है यानी कि सी नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। कि जिसको कहते हैं न्यूटन की गति का द्वितीय नियम है वो कौन सा होता है, अपने त्वरण का नियम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चारण खाद्य श्रृंखला, इसको हम परभक्षी खाद्य श्रृंखला भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, परभक्षी या खाद्य श्रृंखला। ये श्रृंखला कहां से शुरू होती है, ये उत्पादक से शुरू होती है। कहां से शुरू होती है, उत्पादक से शुरू होकर अपघटक तक जाती है। कहां तक चलती है, अपघटक तक। यानी कि बड़े से छोटे जीवों की ओर अग्रसर होती है। और इसमें जो ऊर्जा का ह्रास होता है, प्रत्येक स्तर पर पहुंचने पर ऊर्जा है वो 90% तो क्या हो जाती है, ह्रास हो जाती है। और केवल कितना प्रतिशत पहुंचती है, 10% ऊर्जा है वहां तक पहुंचती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो बड़े जीव होते हैं उनकी संख्या धीरे धीरे कम हो जाती है, लेकिन जीवों का आकार बढ़ता है। जीवों की संख्या बढ़ती है, जीवों का आकार घटता है।
जीवों का आकार और संख्या दोनों बढ़ती है, जीवों का आकार और संख्या दोनों घटती है। देखिए इसमें क्या होता है कि जब बड़े जीव होते हैं उनकी संख्या धीरे धीरे घटने लग जाती है, और छोटे जीव हैं उनका आकार यानी छोटे जीवों की संख्या बढ़ती है, इसलिए उनका आकार बढ़ता है। तो 1 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा इसके अंदर, यानी कि चारण खाद्य श्रृंखला बोल दो, परभक्षी खाद्य श्रृंखला बोल दो। एक अपृत होती है जो मृत जीवों से स्टार्ट होती है, एक अपृत होती है जो क्या है मृत या सड़े गड़े जीवों से स्टार्ट होती है और अपघटित जाती है। तो इसमें क्या होता है जीवों की संख्या घटती है, जीवों का आकार है वो बढ़ता है, यानी छोटे जीव बड़े जीव हैं जो छोटे जीवों का भक्षण करते हैं, वो जो अगर धीरे धीरे कम हो जाएंगे तो छोटे जीव ज्यादा हो जाएंगे, यानी उनका आकार है वो क्या हो जाएगा बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट जितने भी हमारे क्वेश्चन है वो है मनोविज्ञान से संबंधित। तो पहला क्वेश्चन है मनोविज्ञान से संबंधित क्या है, मानसिक स्वास्थ्य संपूर्ण व्यक्तित्व की पूर्ण व समरूप क्रिया है, यानी कि मानसिक स्वास्थ्य है वो क्या होता है संपूर्ण व्यक्तित्व की पूर्ण और समरूप क्रिया है। ये परिभाषा किसने दी, लाडेल ने, हेडफील्ड ने, कप्पू स्वामी ने और स्किनर ने। ये जो परिभाषा दी थी हेडफील्ड ने दी थी। हेडफील्ड कहता है कि संपूर्ण व्यक्तित्व है वो उसका क्या होता है, व्यक्तित्व का संपूर्ण शरीर है उसका हेड होता है, संपूर्ण शरीर उसका क्या होता है, संपूर्ण शरीर है वो व्यक्ति का क्या होता है, व्यक्ति का हेड होता है, या हम कह सकते हैं हेडमास्टर होता है। और ये परिभाषा किसने दी थी, हेडफील्ड ने दी थी। और उस पर व्यक्तित्व का पूर्ण समरूप क्रिया है, ये परिभाषा किसकी हो जाएगी, अपने हेडफील्ड की हो जाएगी, यानी बी नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं है। यदि व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ का मतलब उसमें समायोजन है, अपने आप को समायोजित कर सकता है, संतुलित रख सकता है, और शारीरिक और मानसिक रूप से भी वो क्या होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए, उसको बोलते हैं मानसिक रूप से स्वस्थ। देखो नियमित जीवन संवेगात्मक परिपक्वता, बिल्कुल सही बात है, संवेगिक रूप से वो परिपक्व होगा तभी हम क्या है मानसिक रूप से स्वस्थ रह सकते हैं। आत्मविश्वास और सहनशीलता जैसे गुणों का होना भी व्यक्ति को मानसिक रूप से क्या बनाता है, स्वस्थ बनाता है। बहुत विनीत एवं स्वयं में सीमित, ये नहीं होगा भाई, स्वयं में सीमित होगा तो वो कुंठित हो जाएगा, बहुत विनीत हो जाएगा या स्वयं में सीमित हो जाएगा तो व्यक्ति कुंठित हो जाएगा, मानसिक रूप से वो क्या हो जाएगा, अस्वस्थ हो जाएगा। वास्तविकता की स्वीकृति, स्वयं मूल्यांकन की योग्यता, देखो जो चीजें हैं वास्तविक हैं उन वास्तविकताओं को स्वीकार करेंगे तो आप मानसिक रूप से क्या रहोगे, स्वस्थ रहोगे। दूसरा, यानी जो मूल्यांकन है व्यक्ति को, यदि स्वयं का मूल्यांकन, यदि किसी कार्य में व्यक्ति स्वयं का मूल्यांकन करता है तो वो भी मानसिक रूप से क्या रहता है, स्वस्थ रहता है, लेकिन स्वयं में सीमित नहीं होता, इससे व्यक्ति कुंठित हो जाता है। तो सी नंबर ऑप्शन अपना बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यह किसने कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक अभिवृद्धि एवं विकास का व्यवस्थित अध्ययन है। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक अभिवृद्धि एवं विकास का व्यवस्थित अध्ययन है, यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान है वो क्या कह रहा है कि उसकी शैक्षिक अभिवृद्धि और दूसरा विकास दोनों व्यवस्थित रहते हैं, यानी रहते हैं। ये बात कही थी J.S. स्टीफन, ब्लूम, W.C. कॉल्सनिक और B.F. स्किनर। देखिए अधिगम और सीखना और सिखाना स्किनर पे आता है। कार्ल महोदय कहते हैं कि शिक्षा को सर्वगुणी बनाना चाहिए। ब्लूम महोदय है ये शिक्षा शास्त्री थे, इन्होंने शिक्षा के 3 प्रकार बताए थे, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम सम्मिलित होता है। जबकि स्टेफन महोदय ने यह परिभाषा दी थी कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक अभिवृद्धि किसकी है, स्टीफन की है। शैक्षिक अभिवृद्धि किसकी है, स्टीफन की है। तो अपने 1 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विद्यार्थी जो प्राय अपने मित्रों के प्रति रूखा, भद्दा और असहानुभूति पूर्ण था, उसने अपने व्यवहार में सुधार करने के लिए निम्न में से किस क्षेत्र में प्रशिक्षण लेने की आवश्यकता है। पहला ऑप्शन है निष्पादन बुद्धि। ये तो होता है बुद्धि के क्षेत्र का निष्पादन करना। हम किसी कार्य क्षेत्र में, जैसे कोई बच्चा 11वीं 12वीं बोर्ड में अपने बुद्धि के अनुसार अच्छे मार्क्स प्राप्त होता है तो उसको बोलते हैं बुद्धि का निष्पादन करना। किसी कार्य विशेष क्षेत्र के अंदर अपना मूल्यांकन, अपने मूल्यांकन को वृद्धि करना। संज्ञानात्मक का मतलब होता है ज्ञान, संज्ञानात्मक का मतलब होता है सीखना। संज्ञानात्मक बुद्धि कौन सी होती है, जो सीखने में सहायक होती है, जो ज्ञान प्राप्त या ज्ञान को अर्जित करने में सहायक होती है, ये तो होता है संज्ञानात्मक बुद्धि। अब है संवेगात्मक बुद्धि।
एक होता है सांस्कृतिक, समाज एवं संस्कृति के अनुसार जो बुद्धि होती है उनके अनुसार सीखना, वो सांस्कृतिक बुद्धि होता है। लेकिन संवेग, देखो यहाँ रूखा, भद्दा, असहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे क्रोध है ना, क्रोध, ईर्ष्या, घृणा, ये क्या है, ये सारे के सारे संवेग होते हैं। जैसे प्रेम है और भी है। यहाँ पर रूखा, भद्दा और असहानुभूतिपूर्ण व्यवहार था, और उसको आपको चेंज करना है तो उसको किस बुद्धि में जाना पड़ेगा, संवेगात्मक बुद्धि का प्रशिक्षण लेने की आवश्यकता है। व्यक्ति संवेगात्मक रूप से अगर स्वस्थ होगा तो उसमें ये अपने आप ही क्या हो जाएगा, असहानुभूतिपूर्ण व्यवहार है, क्रोध है, इससे इनसे धीरे धीरे अपना नियंत्रण करना सीख लेता है। इसलिए उसको किस बुद्धि के क्षेत्र में कार्य करना चाहिए, प्रशिक्षण के लिए कौन सी बुद्धि आवश्यक है, संवेगात्मक बुद्धि आवश्यक है। सी नंबर ऑप्शन अपना बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुसमायोजित व्यक्ति की विशेषता नहीं है। सुसमायोजन का मतलब है अपने आप को समय और स्थिति के अनुसार डाल लेना, अपने आप को समायोजित कर लेना। तो यहाँ पर देखो, स्वयं मजबूत पक्षों ए सीमाओं की जानकारी होना। यदि इस व्यक्ति को स्वयं के बारे में, स्वयं के पक्षों के बारे में अगर अच्छी जानकारी है तो वो व्यक्ति पूर्ण रूप से क्या है, सुसमायोजित व्यक्ति है। तो ये बात सही है। स्वयं एवं अन्य का सम्मान करना, सुसमायोजित व्यक्ति वो व्यक्ति होता है जो स्वयं के साथ साथ दूसरों का आदर भाव करे, दूसरों का क्या करे, सम्मान करे, तो वो व्यक्ति क्या है, सुसमायोजित है। महत्वाकांक्षा का अति उच्च स्तर नहीं भी, ये गलत हो जाएगा। महत्वाकांक्षा का हमेशा निम्न स्तर होना चाहिए। अति उच्च स्तर है व्यक्ति को क्या कर देता है, कुसमायोजित कर देता है, कुसमायोजित कर देता है, ये ध्यान रखना। अति उच्च स्तर नहीं होना चाहिए। महत्वाकांक्षा अपने आप की आकांक्षा है, उसका स्तर हमेशा क्या होना चाहिए, उच्च की जगह कैसा होना चाहिए, निम्न स्तर होना चाहिए। कैसा स्तर होना चाहिए, निम्न स्तर होना चाहिए। व्यवहार में लचीलापन बिल्कुल सही है। समायोजित व्यक्ति के अंदर व्यवहार का अंदर क्या होना चाहिए, लचीलापन होना चाहिए, न कि कठोरता। कठोरता होगा तो व्यक्ति कुसमायोजित हो जाएगा। तो सी नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा भाई। नेक्स्ट देखिए, ये हमारे मैनेजमेंट से संबंधित क्वेश्चन है। यहां देखिएगा, पहला क्वेश्चन है, बालिका शिक्षा फाउंडेशन का कार्य नहीं है। बालिका शिक्षा फाउंडेशन का कार्य कौन सा नहीं होता। बालिका शिक्षा फाउंडेशन की शुरुआत देखिएगा 30 मार्च 1995 में हुई थी। इसकी 2 परिषद होती है, एक शासी परिषद होती है, एक निष्पादन परिषद होता है। इसका जो अध्यक्ष होता है वो होता है मुख्यमंत्री, और इसके जो परिषद होता है उसका सभापति होता है, वो होता है अपने मुख्य सचिव। कौन होते हैं, मुख्य सचिव। बालिका शिक्षा फाउंडेशन क्या कार्य करता है, जैसे गार्गी पुरस्कार योजना हो गया, बालिका प्रोत्साहन योजना हो गया, अक्षम बालिकाओं के लिए कोई छात्रवृत्ति योजना या कोई नया नवाचार हो गया, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जैसे कोई नवाचार हो गए, उन सब का निर्माण कौन करता है, बालिका शिक्षा फाउंडेशन करता है। इसकी शुरुआत है वो कब हुई थी, 30 मार्च 1995 में। ये ध्यान रखना, इसकी 2 परिषद होती है, एक शासी परिषद होता है, दूसरा निष्पादन परिषद होता है। शासी परिषद का हमेशा अध्यक्ष होता है, और निष्पादन परिषद है उसका सभापति कौन होता है, मुख्य सचिव होता है। यहाँ पर अध्यक्ष होते हैं वो मुख्यमंत्री होते हैं। बालिकाओं के 100% नामांकन के ठहराव पर बल देना, ये बिल्कुल बालिका शिक्षा फाउंडेशन का कार्य होता है। दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में अध्यापिकाओं के लिए आवास उपलब्ध कराना, ऐसे आवास क्षेत्र जहां अध्यापिकाएं रह रही है और विद्यालय से काफी दूरी है, तो उस क्षेत्र के अंदर ही उनको क्या है, आवास की व्यवस्था कौन करता है, बालिका शिक्षा फाउंडेशन। बालिकाओं की शिक्षा संबंधी आर्थिक बाधा समाप्त करना, बिल्कुल आर्थिक समीक्षा, आर्थिक रूप से जो समीक्षा है या बाधा है उसकी समीक्षा करता है कौन, आर्थिक समीक्षा कौन करता है, ये करता है बालिका शिक्षा फाउंडेशन। बालिकाओं की शिक्षा संबंधी आर्थिक बाधा को समाप्त करना। लेकिन यहाँ पर देखो, बालिका शिक्षा की सामाजिक बाधा से संबंधित कोई कार्य नहीं किया जाता। समाप्त करना ये कार्य है वो बालिका शिक्षा फाउंडेशन का नहीं होता। तो डी नंबर ऑप्शन में बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टीएलएम का निर्माण करता है। टीएलएम का निर्माण कौन सा प्रभाग करता है, क्वांटिटी मैकेनिज्म जो होता है, उच्च अध्ययन गुणवत्तापूर्ण जो अध्ययन की बात करते हैं, तो वहां पर टीएलएम का निर्माण कौन करता है, ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के प्रभाग हैं। तो
तो इसका निर्माण करता है CMDE प्रभाग। तो 1 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल है राइट हो जाएगा। ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के प्रभाग होते हैं, WE प्रभाग, PM प्रभाग, TSTC प्रभाग, लेकिन यहाँ पर जो TLM का निर्माण जो करता है वो कौन सा प्रभाग करता है? CMDE प्रभाग। 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रमाण पत्र हेतु कम से कम कितने विषयों में उत्तीर्ण होना आवश्यक है? ये स्टेट ओपन स्कूल की जैसे हम बात करते हैं, या कोई प्रमाण पत्र यदि आपको चाहिए तो आपको कम से कम कितने विषयों के अंदर उत्तीर्ण होना जरूरी है? तो 5 विषयों के अंदर आपको उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। तो बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान स्टेट टेक्स्ट बुक्स के प्रथम अध्यक्ष कौन होते हैं? देखिए, राजस्थान स्टेट बुक टेक्स्ट बुक्स के जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? शिक्षा मंत्री। कौन होते हैं? शिक्षा मंत्री। और वर्तमान में कौन है? वर्तमान में कौन है? मदन जी दिलावर। वर्तमान में कौन है? मदन जी दिलावर है, वो हमारे क्या है? शिक्षा मंत्री है, वही इसके क्या है? अध्यक्ष हैं। और प्रथम थे वो कौन से? श्री खेत सिंह थे। प्रथम शिक्षा मंत्री भी कौन थे? ये हो गए अपने प्रथम शिक्षा मंत्री। प्रथम है शिक्षा मंत्री तो कौन थे? खेत सिंह थे। और अपना आंसर भी क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा, जो इसके क्या रहे हैं? राजस्थान स्टेट टेक्स्ट बुक के जो है प्रथम अध्यक्ष भी रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, CCE के अंतर्गत वर्तमान में वार्षिक पाठ्यक्रम को कितने टर्म में विभाजित किया जाता है? ठीक है ना, ये होता है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, यानी लगातार जो मूल्यांकन होता है, इस मूल्यांकन के 3 टर्म रखे जाते हैं। मूल्यांकन के कितने टर्म रखे जाते हैं? इस मूल्यांकन के जो टर्म है वो अपने होते हैं 3। योगात्मक मूल्यांकन SA फर्स्ट, SA सेकेंड, SA थर्ड, ये 3 टर्म्स रखे जाते हैं उनकी योग्यता का मूल्यांकन करने के लिए। वार्षिक मूल्यांकन जो होता है उसके अंदर 3 टर्म रखे जाते हैं। तो 3 टर्म है, यानी कि बी नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दीक्षा ऐप को कौन तैयार करता है? दीक्षा राइज ऐप है, इन सब का निर्माण है वो मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी MHD मंत्रालय या शिक्षा मंत्रालय जो भारत सरकार है। पहले ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय के नाम से जाना जाता था, सबसे पहले शिक्षा मंत्रालय, फिर इसका नाम चेंज करके मानव संसाधन विकास मंत्रालय, और वर्तमान में पुनः इसका नाम क्या कर दिया गया है? शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। तो वर्तमान में दीक्षा ऐप, इन ऐप के बारे में जानकारी पूछे तो हमारा सही आंसर क्या होगा? शिक्षा मंत्रालय। तो 1 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समग्र शिक्षा अभियान समसा में किस स्तर तक की शिक्षा को शामिल किया जाता है? देखिए, सबसे पहले हुआ था सर्व शिक्षा अभियान, प्राथमिक शिक्षा थी, फिर राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान या माध्यमिक शिक्षा थी, और यहां पर अब बना दिया गया है समसा, और यहां पर क्या है? संपूर्ण उच्च माध्यमिक तक की। तो इसके अंदर कक्षा 1 से 5, 6 से 12, 1 से 8, पूर्व प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक तक। वर्तमान में ये क्या है? पूर्व प्राथमिक कक्षा से लेकर यानी कक्षा 1 से लेकर 12 तक सारे के सारे किस में सम्मिलित है? ये समसा के अंदर सम्मिलित है। तो अपने डी नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसकी शुरुआत है 2018-19 से, 2018 और 19 से इसकी शुरुआत हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितनी बैठकों में लगातार अनुपस्थित रहने पर SMC कार्यकारिणी की सदस्यता समाप्त हो जाती है? SMC धारा 21 के अंदर SMC का निर्माण होता है। इसके अंदर मुख्य चीजें होती है, कुल सदस्य हैं वर्तमान के अंदर राजस्थान की SMC की बात करें तो कुल सदस्य संख्या होती है 16। इनमें से क्या होता है? 50% महिला होती है, ठीक है ना। 16 सदस्य जिनमें से अभिभावक सदस्य है, ध्यान करना, अभिभावक सदस्य है उनकी संख्या कितनी होनी चाहिए? 16 में से 11 सदस्य होती है। इन 11 में से ही 50% क्या होती है? महिला सदस्य होती है। इसके अलावा विद्यालय का अपना HM हो गया, एक विद्यालय का कोई अध्यापक हो गया या कोई छात्र हो गया, 2 MLA द्वारा निर्वाचित होते हैं। MLA द्वारा 2 सदस्य क्या होते हैं इसमें निर्वाचित होते हैं। तो कुल सदस्य हैं वो कितने होते हैं? 16 सदस्य होता है। तो इसके अंदर कितना हो जाएगा? और इसको क्या है? सदस्य कम से कम 3 बैठकें, कितनी बैठकें? 3 बैठक में यदि कोई सदस्य अनुपस्थित रहता है तो उसको क्या है? कार्यकारिणी की उसकी सदस्यता है वो क्या कर दी जाती है? समाप्त कर दी जाती है। बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नई शिक्षा नीति 2020 में एक छात्र ने अपनी
मातृभाषा के साथ किस न्यूनतम कक्षा तक पढ़ाया जाना आवश्यक है। नई शिक्षा नीति 2020 में जो हुई थी उस नीति ने 5-5-3 का जो फॉर्मूला दिया है और इसके साथ साथ ये बात कही है कि पहली से 5वीं कक्षा का जो छात्र है, कक्षा 1 से 5 तक, 1 से 5 तक के जो हैं उनको किस भाषा में, उनके लिए कौन सी भाषा अनिवार्य है, मातृभाषा में शिक्षा देना अनिवार्य किया गया है। किस भाषा में पढ़ाया जाना जरूरी है, कक्षा 5 है तो न्यूनतम कक्षा कितनी, कक्षा 5 तक बच्चों को आप किस भाषा में पढ़ाओगे, उनकी मातृ जो भाषा है उसी भाषा के अनुरूप आपको पढ़ाना चाहिए। तो ये नई शिक्षा नीति ने एक नया प्रावधान किया है। ठीक है, तो ये हो गए अपने आज के मॉडल नंबर 11 के कंप्लीट 75 प्रश्नों का वीडियो सॉल्यूशन। वीडियो सॉल्यूशन देखने के बाद सभी साथी जो वीडियो सॉल्यूशन देख रहे हैं, सभी साथी अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, साथ ही लाइक और सब्सक्राइब करें, अन्य साथियों तक भी इस बात को पहुंचाएं ताकि सभी साथी आपको काफ़ी साथी ऐसे हैं जो मैसेज करते हैं, काफ़ी ऐसे साथी है जो देखने के बाद भी मैसेज और लाइक शेयर नहीं करते, तो सभी साथी मैसेज जरूर करें। और साथ ही साथ आप जितने आपका समय बचा है उनसे पहले ही आपको सभी वीडियो सॉल्यूशन है, जितने भी मॉडल हैं उनका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। धन्यवाद, मिलते हैं एक नए वीडियो सॉल्यूशन के साथ।